CH-101 फोर्सफुली किस। रोहन के बाहों में पिया को देख पल पल प्रिशा की दिल टूटती जा रही थी। वह बाहर तो थी पर उसका ध्यान बस रोहन से पास थी। वही प्रिशा के यूं कुछ कहे बिना जाना रोहन को भी अच्छा नहीं लगा। वह जल्दी से पिया को खड़ा कर रूम से बाहर चला जाता है। वही पिया, उसके चेहरे पर एक खुशी थी। रोहन को वह कब से पसंद करती थी, लेकिन वह कभी भी उसके करीब नहीं जा पाती थी। बहुत कोशिश की थी उसने, बहुत चालें भी चली थी, पर अंडस को कुछ कर नहीं पाई थी। आज पहली बार अनजाने में ही वह उसके करीब जा पाई थी। इशिका, ओमकार भी वहां से सीधा अपने अपने ऑफिस निकल जाते हैं। रोहन जब तक बाहर आता है प्रिशा भी वहां से जा चुकी थी। प्रिशा के ना मिलने पर रोहन बेचैन सा रह जाता है। वह जल्दी से अपनी कार निकालकर प्रिशा की ऑफिस की तरफ जाने लगता है। उसकी आंखों के सामने प्रिशा का ही चेहरा घूम रहा था। प्रिशा ने एक सिंपल सी बिजनेस सूट पहन रखी थी, जिसमें वह कमाल की लग रही थी। रोहन की नज़रें तो प्रिशा की चेहरे को बार बार देखना चाह रहा था, क्योंकि रोहन की आंखें प्रिशा की माथे पर लगे उस सिंदूर पर जा टिकी थी, जो प्रिशा ने उसके ना होने के बाद भी उसके नाम का लगाई थी। कुछ ही देर में रोहन की कार प्रिशा के ऑफिस की बाहर आ रुकी थी। रोहन कार से निकालकर बहुत ही रौब से प्रिशा के ऑफिस में इंटर करता है। उसके आते ही अंडस को सभी एम्प्लॉय आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। रोहन धनराजगीर, ये वही मोस्ट एलिजिबल बचेलर है। ओ माई गॉड, द रोहन धनराजगीर यहाँ अंडस को किससे मिलने आए होंगे। ये सभी एम्प्लॉय आपस में बातें करने लगे थे रोहन को देखकर। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये रोहन ही है ना। तभी रोहन एक जगह रुक जाता है और घूरकर चारों तरफ देखता है। हाय, रोहन के देखने के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि सभी नजरें नीचे किए अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये देख रोहन किसी को अपने पास बुलाकर पूछता है, प्रिशा खन्ना की केबिन किस तरफ है। रोहन ने जिससे सवाल किया था वह प्रिशा की असिस्टेंट था, आकाश। आकाश रोहन की सवाल सुन कहता है, जी सर आप मेरे साथ आइए। ये कहकर आकाश ने रोहन को रास्ता दिखाया और खुद उसके पीछे चलने लगा। प्रिशा के केबिन अंडस को। प्रिशा अपने केबिन में चेयर पर सर टिकाए आंखें बंद कर बैठी थी। तभी आकाश नॉक करता है। आकाश की आवाज से प्रिशा बिना आंखें खोले ही कहती है, आ जाओ आकाश। आवाज सुन आकाश रोहन के साथ अंदर आ जाता है और सामने प्रिशा को यूं देख पूछता है, मैम आपका सर दर्द कर रहा है क्या मैं कॉफी मंगवा दूं। आकाश की सवाल पर प्रिशा वैसे ही आंखें बंद हुए कहती है, नहीं यार, और तुम क्या मेम लगा रखे हो, दोस्त है हम, भूलो मत। एक काम करो यार, कोई दवाई ला दो, अच्छा नहीं लग रहा। जहां एक तरफ प्रिशा की बात सुन आकाश उसे जवाब देते हुए कहता है, ओके प्रिशा मैं जस्ट अभी आया। वो इस बीच भूल गया था कि रोहन उसके साथ था। वही रोहन उन दोनों को ऐसे बात करते देख गुस्से में प्रिशा को घूर रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था आकाश का सर फोड़ दे और प्रिशा उसका गला दबा दे। वो ऐसे कैसे रिलैक्स होकर बैठी थी आंखें बंद किए हुए। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि आकाश एक लड़का है और कुछ भी कर सकता है। क्या उसे आकाश पर इतना भरोसा है? ये बात रोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आकाश केबिन से जा चुका था दवाई लाने। वही रोहन धीरे धीरे अपना कदम प्रिशा की तरफ बढ़ा रहा था। प्रिशा को एहसास तो हो रही थी रोहन के आसपास आने की, लेकिन अंडस को रोहन यहाँ नहीं आ सकता है ये बात भी उसे पता थी। प्रिशा अपने आप से ही सवाल करते हुए मन में कहती है, क्यों मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रही हूँ। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, तो तुम क्यों मुझसे मिलने आओगे। पर ये तुम्हारा एहसास क्यों क्यों मुझे परेशान कर रही थी, जैसे कि तुम मेरे बिल्कुल पास हो। प्रिशा इतना सोच ही रही थी कि उसे अपने बेहद करीब किसी की सांसें महसूस होते हैं। ये महसूस होते ही वह झटके से आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही उसके आंखों के सामने रोहन का चेहरा था, जिसे देख प्रिशा सब कुछ भूल उसके चेहरे में खोसी गई। लेकिन रोहन उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो कसकर प्रिशा की बाजुओं को अपने हाथों को में पकड़ लेता है। रोहन के पकड़ने से जैसे ही प्रिशा को दर्द की एहसास हुई वह होश में आते हुए रोहन को हैरानी से देखने लगी, क्योंकि उसे अभी तक रोहन एक सपना लग रहा था। प्रिशा रोहन को यूं गुस्से में अपने सामने देख कुछ बोलती अंडस को, उससे पहले ही रोहन उसके होंठों को अपने होंठों में लिए किस करने लगा। रोहन के यूं अचानक किस से प्रिशा हैरान सी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रिशा की उस कोशिश ने रोहन को और गुस्सा दिला दिया था। वह प्रिशा को जबरदस्ती अपने पकड़ में लेकर बहुत ही ज्यादा रफली किस करने लगता है। किस के साथ साथ काटने भी लग जाता है। प्रिशा की दम घुट रही थी इस किस से। अंडस को उसे सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। दर्द भी धीरे धीरे होंठों पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन रोहन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी आकाश जो दवाई लेने गया था अंडस को, वो अचानक से केबिन में आ कहता है, प्रिशा दबा अंडस को। उसकी आगे की लफ्ज उसके गले में ही दब जाते हैं। सामने की सीन को देखकर उसे एक झटका सा लगा था रोहन को यूं प्रिशा को किस करते देख। CH-102 रोक सको तो रोक लो। रोहन और प्रिशा को इस कदर करीब देख आकाश हड़बड़ा गया। वही प्रिशा आकाश को आते देख रोहन को खुद से दूर पुश करने लगी, लेकिन रोहन था जो उससे 1 इंच भी दूर नहीं हुआ। वो और टाइटली उसे पकड़ किस करने लगा। आकाश भी शर्म से वहां से जा चुका था। वही रोहन और ज्यादा गुस्से में था। कैसे आकाश के आते
ही प्रिशा उसकी बाहों में छटपटाने लगी थी। उसे प्रिशा के बिहेवियर ऐसा लग रहा था जैसे प्रिशा के पति ने उसे किसी और के बाहों में किस करते हुए देख लिया हो और प्रिशा डर के मारे उससे छूटने की कोशिश कर रही हो। ये सोच सोच रोहन की किस डीप से डीप होती जाती थी। वह प्रिशा की होंठों को बुरी तरह काटते हुए सक किए जा रहा था। वही प्रिशा से अब वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बहने लगी थी। अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि रोहन को खुद से दूर करे। वही रोहन अभी भी उस पर झुके हुए किस कर रहा था, पर जैसे ही उसे एहसास होता है प्रिशा कुछ हलचल नहीं कर रही, वह उसकी होंठों को छोड़ देता है। रोहन के छोड़ते ही प्रिशा सीट पर एक साइड लुढ़क जाती है। वह बेहोश हो चुकी थी। रोहन को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह कैसे इतना रूड हो गया किसी लड़की के साथ, पर जैसे ही उसके दिमाग में आकाश का ख्याल आया वह गुस्से से भर गया और प्रिशा को घूरते हुए बाहों में उठा लिया और बिना किसी से कुछ कहे उसे लेकर केबिन से बाहर निकल गया। सभी बाहर अपनी आंखें फाड़े रोहन और प्रिशा को ही देख रहे थे। रोहन की चेहरा एकदम शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वही प्रिशा का चेहरा क्लियर नहीं दिख रही थी, उसका चेहरा रोहन के सीने में छुपा हुआ था। रोहन ने प्रिशा को लेकर जैसे ही अपने कदम गेट से बाहर जाने के लिए रखा, सर आप मेम को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मेम को यूं बेहोश करके यहाँ से के जाने का परमिशन में नहीं दे सकता। आकाश गेट पर रोहन के सामने आ कहता है। वही रोहन जो आकाश से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, वह उसे घूरते हुए प्रिशा को अच्छे से अपनी बाहों में थाम कर कहता है, तुम मुझे रोकोगे? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने इतना कहा ही था कि वहाँ वाइट ड्रेस पहने लगभग 20 लोग आ गए, जिसे देख रोहन एक सनकी की तरह बोला, प्रिशा को ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोक सको तो रोक लो। इतना कहकर वह आकाश की ओर एक कदम बढ़ा देता है। तो वही आकाश भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह वैसे ही गेट पर खड़ा रहा। उसने देखा था रूम में रोहन कैसे प्रिशा को किस कर रहा था। प्रिशा उसकी बाहों में छटपटा रही थी। उसे इसीलिए रोहन से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लगा रोहन के साथ प्रिशा सेफ नहीं होंगी। आकाश वैसे ही खड़ा था कि रोहन के और एक कदम आगे बढ़ाने से अंडरस्को जो लोग वाइट ड्रेस में थे वह आकाश को उठाकर साइड कर देते हैं। आकाश बस बेबसी से उस ओर देखते रह गया। वह लगातार छटपटा रहा था उनसे छूटने के लिए, पर किसी ने उसे उन दोनों के पास तक नहीं जाने दिया। पूरे ऑफिस के स्टाफ ये सीन देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल भी थे। वो वाइट ड्रेस वाले लोग रोहन के गार्ड्स थे। वह हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहते थे। आकाश के साइड हटते ही रोहन उससे नजरें फेर कर प्रिशा को लिए अपने गाड़ी में बैठ गया। देखते ही देखते पल भर में रोहन की कार वहां से गायब हो गई और आकाश बस उसी तरफ देखते ही रह गया। उसे प्रिशा के लिए बहुत चिंता हो रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को इशिका अपने ऑफिस से जल्दी ही निकल गई थी और सीधे ओम के ऑफिस आ रही थी। यहाँ कोई नहीं जानता था कि इशिका और ओम की शादी हो चुकी थी। ये न्यूज़ पूरी हाइड थी। इशिका का चेहरा अभी भी मास्क से ढका हुआ ही रहती थी। ओम का ऑफिस अंडरस्को ओम अपने काम में पूरा डूबा हुआ था कि तभी इशिका उसके कैबिन में आ जाती है। बिना नॉक के किसी को अपने केबिन में घुसते देख ओम की भौहें सिकुड़ गई। वह जैसे ही गुस्से में घूरती आंखों से गेट की तरफ देखता है, उसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। इशिका बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी ब्लैक ऑन पीस में। इशिका को देख ओम की सांसें अटक गई थी। वह बिना पलकें झपकाए उसे ही घूरे जा रहा था। तभी इशिका की आवाज़ आई, मिस्टर दीवान आपसे कुछ बात करनी है उस प्रोजेक्ट को लेकर। इशिका की बात सुन ओम अपने होश संभालता हुआ चेयर से उठ गया और इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ओम को यूं अपने तरफ आते देख इशिका उसे घूरते हुए बोली, ये काम की जगह है। अंदर आते वक्त ये याद नहीं था कि आप किसी और के केबिन में आ रही है तो नॉक करना चाहिए। ओम की एक ठंडी सी आवाज़ पूरे केबिन में गूंज गई। इशिका भी कुछ पल के लिए ठहर गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह भी ओम की तरह उसे देखने लगी। वही ओम उसके ऐसे चेहरे को देख उसके बेहद पास आ गया। अब दोनों के बीच बहुत ही कम दूरी थी। ओम अपने एक हाथ से इशिका की गाल को धीरे से सहलाया अंडरस्को और फिर अपने कोल्ड आवाज में बोला, जब अंदर आते वक्त ये याद था कि तुम मेरी बीवी हो, तो अंदर आते ही ओम की जगह मिस्टर दीवान अंडरस्को हम। अब जाकर इशिका को समझ आई ओम कहना क्या चाहता है। उसका मन हुआ ओम की क्यूट चेहरे को एक किस कर ले, लेकिन वह वैसे ही खड़ी रही। तभी ओम एकदम अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। इशिका इसके लिए एकदम रेडी नहीं थी। वह उसके बाहों में छटपटाते हुए बोलने लगी, ओम ये क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, अंडरस्को कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? शह है, कितनी बोलती हो तुम। जितना मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया है उस हिसाब से तुम कम बोलती हो बहुत, पर यहाँ तो पूरा उल्टा ही है। ओम इशिका को चुप कराते हुए कहता है और उसे अपने केबिन में रखे सोफे पर बिठाते हुए खुद उसके एकदम करीब बैठ जाता है। ओम को अपने इतने करीब देख इशिका घबराते हुए पूछती है, ये क्या? अंडरस्को शह है, मैं बस थोड़ा टाइम अपने बीवी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। आई एम श्योर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशिका कुछ बोलती ओम के इस सवाल पर उससे पहले ही ओम उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगता है, जिससे इशिका की रूह काम जाती है।
CH-103 कैन आई टेस्ट इट वाइफी। ओम के इतने मधोशी भरी आवाज से इशिका की रूह अंदर तक कांप गई। वह ओम से कुछ कह नहीं पा रही थी। वही ओम उसके होंठों को प्यार से सहलाते हुए दोबारा पूछता है, कैन आई टेस्ट इट वाइफी। अब इशिका की आंखें लगभग बाहर के तरफ आने को हुई थी। वह हैरानी से ओम को देखे जा रही थी। वही ओम उसके ऐसे देखने से अपनी आंखों को उसकी होंठों पर टिकाते हुए बोला, प्लीज बीवी एक किस बस छोटा सा। इतना कहकर बिना इशिका की जवाब सुने वह उसकी होंठों को प्यार से चुम लेता है। वही इशिका सुन न खरी थी। आज ओम के किस में एक अलग ही मधोशी थी। वह दूसरे दिनों जैसा किस नहीं कर रहा था। वैसे भी इशिका को हर बार ओम की किस अलग ही लगती थी। इशिका को सोच में डाल ओम उसे बहुत ही स्मूथली किस किए जा रहा था। उसके एक हाथ इशिका की गर्दन में था और दूसरे से वो इशिका की पतली कमर को सहला रहा था, जिससे इशिका उसकी बाहों में खुद को धीरे धीरे ढीला छोड़ दी थी। इशिका को होश ही नहीं रहा कब वह ओम के साथ उस सोफे पर लेट चुकी थी। अब ओम उसके ऊपर था और वह उसके नीचे दबी हुई थी। वही ओम बेपरवाह होकर उसके होंठों के रस को पिए जा रहा था। इशिका भी धीरे धीरे मदहोश हो गई थी। अब उसके हाथ भी अनजाने में ओम के कोट को उतारने लगे थे और ओम के हाथ इशिका के ड्रेस के अंदर जा उसके नर्म मखमली सी पेट को सहला रहा था। ओम की किस अभी भी बहुत जेंटल थी। ओम इशिका को किस करते हुए थोड़ा सा ऊंचा होता है और अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल देता है। वही इशिका इतनी मदहोश थी कि उसे होश ही नहीं रही कुछ भी। वो बस ओम के बालों को सहलाए जा रही थी। वही उसको यूं अपने प्यार में मदहोश देख ओम एक स्माइल के साथ अपने स्मूथ किस को पेशेनेट किस में बदल देता है। वह धीरे धीरे रूड होता जा रहा था। उसके हाथ अब इशिका के पेट के ऊपर उसकी चेस्ट तक आ चुके थे और वह उसकी चेस्ट को रब कर रहा था, जिससे इशिका किस करते हुए मौन कर रही थी। बहुत देर किस के बाद जब इशिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई अंडस को, तब जाकर ओम ने इशिका की होंठों को छोड़ दिया अंडस को और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए उसकी खुशबू को खुद के अंदर सामने लगता है। वही ओम के होंठों से आज़ाद होते ही इशिका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसकी चेस्ट भी ऊपर नीचे होते हुए ओम के सीने से टकरा रही थी। वही ऐसा होने से ओम की पकड़ इशिका की कमर पर कस रहे थे। इशिका को अभी भी होश नहीं थी कि अभी अभी क्या हुआ। तभी बाहर कोई डोर नॉक करता है। नॉक की आवाज़ से इशिका पूरी होश में आ जाती है और जैसे ही खुद को और ओम को देखती है उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती है। दूसरी तरफ अंडस को रोहन प्रिशा को लेकर सीधा अपने विला आ जाता है और फिर प्रिशा को अपने रूम के बेड पर ले जाकर लेटा देता है। ये सब उसने इतनी स्मूथली किया था कि प्रिशा को होश भी नहीं आया, पर प्रिशा शायद थक गई थी जिसलिए सो गई थी, क्योंकि आते वक्त उसने प्रिशा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया था। तभी डॉक्टर ने उसे कहा था कि प्रिशा बहुत वीक है और शायद उसने ढंग से बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए वह थोड़ा सा सांस प्रॉब्लम से बेहोश हो गई। पर अब वह ठीक है और नींद में है, बस उसका थोड़ा ख्याल रखना था, बाकी सब सही है। रोहन प्रिशा को सुलाकर जैसे ही जा रहा था अंडस को, तभी प्रिशा की एक धीमी आवाज उसके कान में पड़ी, रोहन तुम क्यों हो ऐसा? तुम कैसे मुझसे ऐसे बर्ताव कर सकते हो? क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? क्यों क्यों किया तुमने, बोलो। प्रिशा की बातें रोहन को समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह उसके करीब जा उसके पास बैठते हुए पूछता है, क्या किया मैंने? रोहन को एक पल लगा शायद उसने उससे जबरदस्ती शादी किया है, ये बात वह बोल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने प्रिशा का जवाब सुना उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। वही इंदौर में अंडस को एक इंसान बार में बैठकर बहुत ड्रिंक कर रहा था। उसके आसपास बहुत सी लड़कियां तितलियों की तरह मंडरा रही थी। तभी वह लड़का लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और सामने खड़ी एक हॉट लड़की को अपने बाहों में भरते हुए लड़खड़ाते जुबान से कहता है, बेबी लेट्स एंजॉय टू नाइट। उस लड़के की बात पर वह लड़की की मुस्कुराते हुए उसकी होंठों पर अपने होंठ रख कहती है, या शो बेबी। कुछ ही देर में दोनों एक रूम में थे। रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था, अंडस को साथ में दोनों के कपड़े भी, और वह दोनों पूरा वाइल्ड रोमांस कर रहे थे। उस पूरे रूम में बस लड़की की सिसकियां और उस लड़के की सेटिस्फाइड आवाज गूंज रही थी। वही बाहर बार काउंटर पर बैठा दूसरा लड़का अंडस को एक मुस्कान के साथ अपने हाथ में पकड़ी वाइन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। तभी वह अपने चेयर से उठते हुए उस वाइन को एक घूंट में पी जाता है और फिर उस रूम की तरफ देखते हुए कहता है, बस कल सुबह का इंतजार और तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत। ये कहकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। फिर कुछ देर हंसने के बाद उस रूम को घूरते हुए कहता है, तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जो मेरी जिंदगी है, और सौरभ खन्ना किसी का कर्ज नहीं रखता, इसीलिए तुमने जो किया उसे सुध समेट वापस में करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं कैसे उसकी हर एक आंसू की कीमत तुमसे लेता हूँ। बहुत खुश रहिए तुम। CH-104 ओमकार इशिका और ओम इस वक्त बहुत ही खराब हालत में थे। डोर नॉक के आवाज से इशिका को होश आती है और वह जैसे ही खुद को देखती है शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। ओम इस वक्त इशिका के ऊपर ऐसे था जैसे कि कोई चीज इशिका ने और रखी हो। इशिका की ऑन पीस नीचे से उसकी कमर तक आ चुके थे, ऊपर से स्लीव्स भी नीचे किए हुए थे अंडस को, जिससे उसकी सीना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी। वही ओम का एक हाथ अभी भी उसके चेस्ट के ऊपर था
ये सब देख इशिका ओम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वही ओम बहुत ही नशीली आंखों से उसे घूरते हुए अपना हाथ उसके चेस्ट से निकाल लेता है और फिर साइड टेबल पर कुछ ढूंढने लगता है। ये सब करते वक्त भी ओम की आंखें इशिका की गुलाबी गालों को ही देखे जा रही थी। इशिका की होंठ सूजकर लाल हो गए थे। ओम से रहा नहीं जा रहा था। उसका आधा से ज्यादा कंट्रोल खो चुका था। तभी उसके हाथों में वो चीज आ जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। वह उसका फोन था। ओम अपने फोन को लेकर एक कॉल कर कहता है, मेरे केबिन में जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं आनी चाहिए। निखिल जो केबिन के बाहर था ओम की बात सुन जल्दी से हाँ बोल कॉल कर देता है। उसे शायद समझ आ गया था अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ओम की आवाज़ बहुत नशीली लग रही थी इस वक्त। वही ओम की बात सुन इशिका अपनी पलकें उठाए उसे हैरानी से देखने लगती है तो उसकी नज़र सीधा ओम के शर्ट से झांकती हुई सीने पर जा रुकती है जहां थोड़ा खरोच था। और ये देख साफ पता लग रहा था कि ये कुछ देर पहले जो कुछ भी हो रहा था उसकी निशानी है। इशिका ये सब सोच ही रही थी कि ओम उसे के ऊपर से उठ जाता है और उसे भी अपने गोद में उठा लेता है। इशिका ओम की इस एक्शन से कुछ पूछती तब तक उसकी होंठ दोबारा ओम के होंठों के कब्जे में जा चुकी थी और ओम उसको अपने गोद में उठाए एक ग्लास वॉल के पास अपनी आंखों को स्कैन करता है तो तुरंत वो वॉल हट जाता है। बस कुछ ही सेकंड के लिए इशिका की होंठों को ओम ने जो आज़ाद किया था अपने आई स्कैन करने के लिए अंडरस्को उसकी होंठ एक बार फिर ओम के गिरफ्त में जा चुकी थी। ये एक प्राइवेट रूम था अंडरस्को जो ओम के केबिन से अटैच्ड था। ये रूम पूरा शीशे का था। यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते थे। ओम की ऑफिस 50th फ्लोर पर था। इशिका जो अपने आंखों के कोने से ओम के रूम को स्कैन कर रही थी उसे तब होश आया जब ओम ने उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। इशिका की आंखें एक बार फिर बड़ी बड़ी हो गई पर अगले ही पल ओम ने कुछ ऐसा किया कि वह सदमे में चली गई। इशिका और ओम इस वक्त बहुत ही खराब हालत में थे। डोर नॉक के आवाज़ से इशिका को होश आती है और वह जैसे ही खुद को देखती है शर्म से उसकी पलकें झुक जाती है। ओम इस वक्त इशिका के ऊपर ऐसे था जैसे कि कोई चीज़ इशिका ने और रखी हो। इशिका की ऑन पीस नीचे से उसकी कमर तक आ चुके थे। ऊपर से स्लीव्स भी नीचे किए हुए थे अंडरस्को जिससे उसकी सीना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। वही ओम का एक हाथ अभी भी उसके चेस्ट के ऊपर था। ये सब देख इशिका ओम से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वही ओम बहुत ही नशीली आंखों से उसे घूरते हुए अपना हाथ उसके चेस्ट से निकाल लेता है और फिर साइड टेबल पर कुछ ढूंढने लगता है। ये सब करते वक्त भी ओम की आंखें इशिका की गुलाबी गालों को ही देखे जा रही थी। इशिका की होंठ सूजकर लाल हो गए थे। ओम से रहा नहीं जा रहा था। उसका आधा से ज्यादा कंट्रोल खो चुका था। तभी उसके हाथों में वो चीज आ जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था। वह उसका फोन था। ओम अपने फोन को लेकर एक कॉल कर कहता है, मेरे केबिन में जब तक मैं ना चाहूँ कोई नहीं आनी चाहिए। निखिल जो केबिन के बाहर था ओम की बात सुन जल्दी से हाँ बोल कॉल कर देता है। उसे शायद समझ आ गया था अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि ओम की आवाज़ बहुत नशीली लग रही थी इस वक्त। वही ओम की बात सुन इशिका अपनी पलकें उठाए उसे हैरानी से देखने लगती है तो उसकी नज़र सीधा ओम के शर्ट से झांकती हुई सीने पर जा रुकती है जहां थोड़ा खरोच था। और ये देख साफ पता लग रहा था कि ये कुछ देर पहले जो कुछ भी हो रहा था उसकी निशानी है। इशिका ये सब सोच ही रही थी कि ओम उसे के ऊपर से उठ जाता है और उसे भी अपने गोद में उठा लेता है। इशिका ओम की इस एक्शन से कुछ पूछती तब तक उसकी होंठ दोबारा ओम के होंठों के कब्जे में जा चुकी थी और ओम उसको अपने गोद में उठाए एक ग्लास वॉल के पास अपनी आंखों को स्कैन करता है तो तुरंत वो वॉल हट जाता है। बस कुछ ही सेकंड के लिए इशिका की होंठों को ओम ने जो आज़ाद किया था अपने आई स्कैन करने के लिए अंडरस्को उसकी होंठ एक बार फिर ओम के गिरफ्त में जा चुकी थी। ये एक प्राइवेट रूम था अंडरस्को जो ओम के केबिन से अटैच्ड था। ये रूम पूरा शीशे का था। यहाँ से आप पूरा शहर देख सकते थे। ओम की ऑफिस 50th फ्लोर पर था। इशिका जो अपने आंखों के कोने से ओम के रूम को स्कैन कर रही थी उसे तब होश आया जब ओम ने उसे ले जाकर बेड पर लेटा दिया। इशिका की आंखें एक बार फिर बड़ी बड़ी हो गई पर अगले ही पल ओम ने कुछ ऐसा किया कि वह सदमे में चली गई। 105 हिम्मत कैसे हुई। दूसरी तरफ अंडरस्को रोहन की होंठों पर मुस्कान आ गई थी प्रिशा की बात सुनकर। तुम कितने बेकार हो अंडरस्को, तुमने मुझे एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा अंडरस्को। क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे लिए मैं कितनी अच्छे से तैयार हुई थी, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो उस चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलना था। हाँ अंडरस्को, उसे अपनी बाहों में भी लेकर ताड़ना था। ये कहकर प्रिशा नींद में ही 1000 टाइप की मुंह बनाने लगी जिसे देख देख कर रोहन उसे प्यार से निहारने लगा। वही प्रिशा इससे अनजान रोहन को कोसे जा रही थी। रोहन क्यूट सी प्रिशा की चेहरे को देख उसकी तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है। वो इस पल सब कुछ भूल गया था। बस कुछ याद था तो अपना प्यार जो उसकी आंखों से सामने था जिससे वह 1 महीना दूर था। ये दूरी उसको भी काफ़ी भरी पड़ी थी। वह भी उतना ही बेचैन था उससे मिलने के लिए जितनी प्रिशा थी। वो आज पहली बार खुद भी ड्रेस लेकर परेशान था। उसे भी प्रिशा के जैसे टाइम लग गया था तैयार होने में। रोहन के होंठ प्रिशा की होंठों के बेहद करीब आ गया था। अब तक रोहन उसके एकदम करीब गौर से देखने लगता है।
बड़ी बड़ी आंखों में लंबी लंबी पलकें, अंडस्को पलकों ने अभी आंखों को ढक कर रखा था। माथे पर सिंदूर, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में वही मंगलसूत्र जो रोहन ने पहनाया था उसे, और उसकी होंठ जो कि रोहन के किस के वजह से सूजकर लाल हो गया था, पर बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी प्रिशा की लाल होंठ इस वक्त। प्रिशा को देखते वक्त उसके आंखों में एक अलग ही चमक था। तभी प्रिशा अपने होंठ धीरे से हिलाते हुए कहती है, तुम अंडस्को मेरे हो बस मेरे, तुम्हारे गुस्से पर जैसे मेरा हक है वैसे ही प्यार पर भी हक चाहिए मुझे पूरा। वही प्रिशा की बातों से ज्यादा रोहन की नज़र उसके हिलते लाल होंठों पर थे, जिसे देख उसका मन बार बार उसे छूने का कर रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी कंट्रोल उससे छूट ही जाती है, और वो धीरे से अपना होंठ उसके होंठों में रख देता है और धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगता है। फिर प्रिशा की निचले होंठों को अपने होंठों में ले सक करने लगता है, पर उसका मन कहाँ भर रहा था। वह लगातार प्रिशा की होंठों को सक किए जा रहा था। वही प्रिशा को जब कुछ एहसास हुआ, वह अचानक आंखें खोल देती है और सामने रोहन को देख एक झटके से उसे खुद से धक्का मारकर दूर कर देती है, जिससे रोहन उससे दूर फ्लो पर जा गिरता है और फिर प्रिशा को घूर कर देखने लगता है। वही प्रिशा गुस्से से उसे घूरते हुए एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहती है, मिस्टर धनराजगीर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी केबिन में आ मुझसे यूं जबरदस्ती करने की। प्रिशा की इस बार पर रोहन उसे देख हंसने लगता है। दूसरी तरफ अंडस्को, रोहन की होंठों पर मुस्कान आ गई थी प्रिशा की बात सुनकर। तुम कितने बेकार हो अंडस्को, तुमने मुझे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। अंडस्को, क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे लिए मैं कितनी अच्छे से तैयार हुई थी, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो उस चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलना था। हाँ अंडस्को, उसे अपनी बाहों में भी लेकर ताड़ना था। ये कहकर प्रिशा नींद में ही हजार टाइप की मुंह बनाने लगी, जिसे देख देख कर रोहन उसे प्यार से निहारने लगा। वही प्रिशा इससे अनजान रोहन को कोसे जा रही थी। रोहन क्यूट सी प्रिशा की चेहरे को देख उसकी तरफ धीरे धीरे झुकने लगता है। वो इस पल सब कुछ भूल गया था, बस कुछ याद था तो अपना प्यार जो उसकी आंखों से सामने था, जिससे वह 1 महीना दूर था। ये दूरी उसको भी काफी भरी पड़ी थी। वह भी उतना ही बेचैन था उससे मिलने के लिए जितनी प्रिशा थी। वो आज पहली बार खुद भी ड्रेस लेकर परेशान था। उसे भी प्रिशा के जैसे टाइम लग गया था तैयार होने में। रोहन के होंठ प्रिशा की होंठों के बेहद करीब आ गया था। अब तक रोहन उसके एकदम करीब आ गौर से देखने लगता है। बड़ी बड़ी आंखों में लंबी लंबी पलकें, अंडस्को पलकों ने अभी आंखों को ढक कर रखा था। माथे पर सिंदूर, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में वही मंगलसूत्र जो रोहन ने पहनाया था उसे, और उसकी होंठ जो कि रोहन के किस के वजह से सूजकर लाल हो गया था, पर बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी प्रिशा की लाल होंठ इस वक्त। प्रिशा को देखते वक्त उसके आंखों में एक अलग ही चमक था। तभी प्रिशा अपने होंठ धीरे से हिलाते हुए कहती है, तुम अंडस्को मेरे हो बस मेरे, तुम्हारे गुस्से पर जैसे मेरा हक है वैसे ही प्यार पर भी हक चाहिए मुझे पूरा। वही प्रिशा की बातों से ज्यादा रोहन की नज़र उसके हिलते लाल होंठों पर थे, जिसे देख उसका मन बार बार उसे छूने का कर रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी कंट्रोल उससे छूट ही जाती है, और वो धीरे से अपना होंठ उसके होंठों में रख देता है और धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगता है। फिर प्रिशा की निचले होंठों को अपने होंठों में ले सक करने लगता है, पर उसका मन कहाँ भर रहा था। वह लगातार प्रिशा की होंठों को सक किए जा रहा था। वही प्रिशा को जब कुछ एहसास हुआ, वह अचानक आंखें खोल देती है और सामने रोहन को देख एक झटके से उसे खुद से धक्का मारकर दूर कर देती है, जिससे रोहन उससे दूर फ्लो पर जा गिरता है और फिर प्रिशा को घूर कर देखने लगता है। वही प्रिशा गुस्से से उसे घूरते हुए एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहती है, मिस्टर धनराजगीर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी केबिन में आ मुझसे यूं जबरदस्ती करने की। प्रिशा की इस बार पर रोहन उसे देख हंसने लगता है। CH-106 कुणाल इज बैक। प्रिशा की बात पर रोहन उसे देख जोर जोर से हंसने लगता है। वही रोहन को यूं हंसते देख प्रिशा उसे घूरती हुई कुछ कहना चाह रही थी अंडस्को, लेकिन तभी उसकी नज़र आसपास पड़ती है अंडस्को तो वह शौक रह जाती है। ये एक नई जगह थी। अब उसके दिमाग में यही घूम रहा था, मैं यहाँ कब आई और मुझे पता क्यों नहीं चला। ये सब सोचते ही प्रिशा गुस्से से रोहन को घूरने लगती है और फिर उससे रूड होकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई और ये कौन सी जगह है। प्रिशा की सवाल पर रोहन उठकर उसके पास आ जाता है और उसके आसपास घूमते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। फिर भी तुम दिमाग खा ही रही हो तो बता दूं, मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। और रही बात ये कौन सी जगह है, तो ये तुम्हारा ससुराल है जाने मन। रोहन की बातें सुन प्रिशा को बहुत गुस्सा आ रही थी। वह गुस्से में रोहन को देख अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहती है, तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम मुझे यहाँ ले आओ, और क्या कहा ससुराल, मेरा कोई भी ससुराल नहीं है समझे। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। रोहन प्रिशा की बात सुनते ही उसकी गालों को जोर से अपनी हाथों में दबाते हुए पूछता है, फिर कुछ देर रुक कर कहता है, तुम मानो या ना मानो मैं पति हूँ तुम्हारा।
नहीं हो, तुम कुछ भी में नहीं मानती इस शादी को, प्रिशा भी गुस्से में रोहन से खुद को छुड़ाते हुए कहती है। वही रोहन भी गुस्से में प्रिशा को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें कहा ना, तुम्हारे मानने ना मानने में कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। मिस्टर रोहन धनराजगीर, अपने औका में रहो, प्रिशा रोहन को देख कहते हुए उसे धक्का दे देती है। वही प्रिशा के धक्के देने से रोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और प्रिशा की हाथों को पकड़ जबरदस्ती उसे सोफे पर फेंक देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ अंडस्को इंदौर में सुबह के वक्त उस लड़के की नींद टूटता है तो उसे अपने माथे में एक तेज दर्द सा होता है। वह जैसे तैसे अपना माथा पकड़ उठकर बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है, पर जैसे ही आंखें खोलता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। बेड के सामने सोफे पर एक लड़की अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी। उसकी होंठों पर एक गजब की स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ये देख बेड पर बैठा लड़का आंखें छोटी कर पूछता है, कौन हो तुम? वैसे तुम हो गजब की चीज, एक लड़की के साथ रात बिता ली ये जाने बिना ही कि वह कौन है। सामने बैठी लड़की एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है। तो उस लड़के की भौहें सिकुड़ जाती है और वह धीमे मगर थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम जानती नहीं हो किससे पंगा ले रही हो। कुणाल शर्मा नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। प्रिशा की बात पर रोहन उसे देख जोर जोर से हंसने लगता है। वही रोहन को यूं हंसते देख प्रिशा उसे घूरती हुई कुछ कहना चाह रही थी अंडस्को, लेकिन तभी उसकी नज़र आसपास पड़ती है अंडस्को तो वह शौक रह जाती है। ये एक नई जगह थी, अब उसके दिमाग में यही घूम रहा था, मैं यहाँ कब आई और मुझे पता क्यों नहीं चला। ये सब सोचते ही प्रिशा गुस्से से रोहन को घूरने लगती है और फिर उससे रूड होकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई और ये कौन सी जगह है। प्रिशा की सवाल पर रोहन उठकर उसके पास आ जाता है और उसके आसपास घूमते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, फिर भी तुम दिमाग खा ही रही हो तो बता दूं, मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। और रही बात ये कौन सी जगह है, तो ये तुम्हारा ससुराल है जाने मन। रोहन की बातें सुन प्रिशा को बहुत गुस्सा आ रही थी। वह गुस्से में रोहन को देख अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहती है, तुम्हें परमिशन किसने दी कि तुम मुझे यहाँ ले आओ? और क्या कहा ससुराल? मेरा कोई भी ससुराल नहीं है, समझे? तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ? रोहन प्रिशा की बात सुनते ही उसकी गालों को जोर से अपनी हाथों में दबाते हुए पूछता है, फिर कुछ देर रुक कर कहता है, तुम मानो या ना मानो मैं पति हूँ तुम्हारा। नहीं हो, तुम कुछ भी, मैं नहीं मानती इस शादी को, प्रिशा भी गुस्से में रोहन से खुद को छुड़ाते हुए कहती है। वही रोहन भी गुस्से में प्रिशा को जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें कहा ना, तुम्हारे मानने ना मानने में कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कुछ भी कर लो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। मिस्टर रोहन धनराजगीर, अपने औका में रहो, प्रिशा रोहन को देख कहते हुए उसे धक्का दे देती है। वही प्रिशा के धक्के देने से रोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और प्रिशा की हाथों को पकड़ जबरदस्ती उसे सोफे पर फेंक देता है और वह खुद उसके ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ अंडस्को इंदौर में सुबह के वक्त उस लड़के की नींद टूटता है तो उसे अपने माथे में एक तेज दर्द सा होता है। वह जैसे तैसे अपना माथा पकड़ उठकर बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है, पर जैसे ही आंखें खोलता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। बेड के सामने सोफे पर एक लड़की अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी। उसकी होंठों पर एक गजब की स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। ये देख बेड पर बैठा लड़का आंखें छोटी कर पूछता है, कौन हो तुम? वैसे तुम हो गजब की चीज, एक लड़की के साथ रात बिता ली ये जाने बिना ही कि वह कौन है। सामने बैठी लड़की एक डेविल स्माइल करते हुए कहती है। तो उस लड़के की भौहें सिकुड़ जाती है और वह धीमे मगर थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम जानती नहीं हो किससे पंगा ले रही हो। कुणाल शर्मा नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। CH-107 सॉरी। प्रिशर ओम ने जैसे ही इशिका को बेड पर लेटाया उसको जैसे होश आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने झटके से इशिका की ड्रेस फाड़ दी। ये देख इशिका की आंखें सदमे से बड़ी बड़ी हो गई। वो कुछ कहती उससे पहले एक बार फिर उसकी होंठ ओम के कब्जे में थे। ओम बहुत ही पेशेनेट ली उसकी होंठों के रस को पिए जा रहा था और इशिका इस वक्त उसके नीचे बस अंडरवियर में लेटी हुई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, जो वह कर नहीं पा रही थी। ओम की बेकाबू हाथ उसके पूरे बदन में घूम रहे थे, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। ये फीलिंग्स कुछ और ही थी जो दोनों को बहका रही थी। ओम अपना कंट्रोल ना चाहते हुए भी खो रहा था। अब उसके अंदर की चाहत जो वर्षों से दबी हुई थी वह बाहर आ रहे थे, इशिका के दिलो दिमाग पर छा रहे थे। इशिका को अपना बनाने की जुनून सर पर था उसके, वही ओम की करीबी इशिका के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। बहुत देर किसके बाद ओम अपने होंठों को इशिका की होंठों से आज़ाद करता है और इशिका की चेहरे को देखने लगता है। इशिका की लाल होंठ सूजकर और लाल हो गए थे और वह आंखें बंद किए हुए जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी सांसें ओम की सांस से इस कदर घुल रही थी कि अब पहचानना मुश्किल था दोनों की सांस को। ओम की नज़र अचानक से इशिका की चेहरे से हटकर उसकी क्लीवेज पर जा रुकती है और वह धीरे से उसकी क्लीवेज पर अपना होंठ रख देता है।
ओम के ऐसा करते ही इशिका की आंखें बंद हो जाती है, पर कुछ देर में ही उसे ओम के भारी सांसें अपने सीने में महसूस होने लगते हैं। वो आंखें खोल जैसे ही नीचे देखती है ओम सो चुका था। ये देख उसकी होंठों पर स्माइल आ जाती है। इशिका धीरे से साइड से ब्लैंकेट लेकर खुद को और ओम को कवर कर ओम के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, बहुत ज्यादा परेशान करते हो तुम अंडिस को, एक किस के नाम पर क्या क्या कर लिया। ये कहकर वो मुंह बनाने लगती है। ज्यादा उड़ो मत, मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ। ओम की एक धीमी आवाज आई। इशिका जो मुंह बनाकर शिकायत कर रही थी, ओम की आवाज सुन उसकी सांसें अटक गई। वह जैसे ही ओम की तरफ देखती है, ओम उसे ही एक डेविल स्माइल के साथ देख रहा था। ओम को देख वह रोनी सी सूरत बना लेती है। वही ओम उसे एक नज़र देख अंडिस को फिर उसके चेस्ट पर ब्रा के ऊपर से ही काट लेता है। आह! इशिका की एक चीख निकल जाती है। वही ओम फिर से उसे अच्छे से हक कर उसके सीने पर सर रख कहता है, सो जाओ। इतना कहकर वह आंखें बंद कर लेता है और इशिका बस गुस्से में उसे देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद वह भी सो जाती है। दूसरी तरफ अंडिस को प्रिशा रोहन को अपने ऊपर से धक्का देकर वहां से जाने लगती है, पर रोहन जबरदस्ती प्रिशा को अपने साथ ऊपर कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर धकेल देता है। फिर उसे जबरदस्ती बेड से बांध कर छोड़ देता है। प्रिशा बस छटपटाती रह जाती है। वह चीख चीख कर रोहन से कहती है, छोड़ दो मुझे अंडिस को, प्लीज छोड़ दो। पर उसकी आवाज़ जैसे रोहन की कानों तक जा ही नहीं रही थी। रोहन प्रिशा को वैसे ही छोड़ दूसरे रूम में चला जाता है। रोहन के जाते ही प्रिशा फुट फुट कर रोने लगती है। ये वही रोहन है जो एक टाइम पर प्रिशा की आंखों में एक बूंद आंसू तक आने नहीं देता था, और आज उसकी आंखों में हर एक आंसू की बजा हुआ था। पर इसमें गलती भी तो प्रिशा की ही थी। एक गलती ने आज रोहन को यूं बनने पर मजबूर कर दिया था। प्रिशा की एक गलती ने आज सब कुछ तबाह कर दिया था। सबसे ज्यादा जिसकी जिंदगी तबाह हुई थी वह शायद खुद प्रिशा की थी। ना उसे ओम मिला था, ना ही रोहन। रात के 12 बजे अंडिस को रोहन को जब एहसास होता है बहुत देर से उसने प्रिशा को बंद कर रखा है, वह जल्दी से ऊपर अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाते ही उसके दिल में एक दर्द होने लगता है। प्रिशा बेड से टिक कर सो गई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि वह कितना रोई थी। रोहन को तभी डॉक्टर की बात याद आती है, आप उसे रेस्ट करने देना और हो सके तो खाना भी खिला देना। ये याद आते ही रोहन को खुद पर गुस्सा आने लगता है। मैं कैसे ये भूल गया कि वह वीक है बहुत। ये कहकर रोहन गुस्से में एक मुक्का दीवार पर मार देता है। वही आवाज़ से प्रिशा की नींद टूट जाती है। वह घबराई हुई आंखों से इधर उधर देखने लगती है तो उसे दरवाजे के पास रोहन दिखाई देती है। रोहन को देखते ही उसे आज की सारी बातें याद आने लगती है, साथ में ये भी कि रोहन पिया की कितना करीब था। ये याद आते ही वह अपनी चेहरा दूसरी तरफ फेर कर बैठ जाती है। वही रोहन जैसे ही ये देखता है प्रिशा ने उससे मुंह फेर लिया है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए बेड के पास आ जाता है, फिर प्रिशा के पास बैठते हुए उसकी हाथों को खोल देता है। हाथ खोलने के बाद भी प्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती, वह वैसे ही मुंह फेर कर बैठी रहती है, जिसे देख रोहन उसके कंधे को पकड़ उसको अपने तरफ घुमाते हुए कहता है, सॉरी। रोहन के सॉरी कहने पर भी प्रिशा उसे नजर उठाकर नहीं देखती। ये देख रोहन को बहुत खराब लगता है। वह उठकर जैसे ही जाने लगता है, प्रिशा उसको वापस बेड पर बिठा देती है और एक थप्पड़ उसके गालों पर मार देती है। CH 108 सुहागरात की तैयारी करो। प्रिशा रोहन को खींचकर एक चाटा मार देती है, जिससे रोहन का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, लेकिन वह गुस्सा होने के बजाय प्रिशा को खींचकर झटके से गले लगा लेता है। वही प्रिशा वह बस गुस्से में रोहन पर हाथ उठा दी थी, पर रोहन के गले लगाते ही वह उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वही रोहन भी प्रिशा को बाहों में भरे हुए उसे शांत कराने के लिए उसकी पीठ को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद प्रिशा का रोना बहुत हद तक कम हो चुका था। ये महसूस कर रोहन उसे खुद से दूर करने लगता है, लेकिन प्रिशा उससे 1 इंच भी दूर नहीं होती। ये देख रोहन के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है। वह प्रिशा को कसकर अपने बाहों में भरते हुए कहता है, जान अंडिस को, मैंने तुम्हें इन 1 महीने में बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी। प्रिशा रोहन की बातें सुन उसकी बाहों की सुकून में खोई हुई कहती है। प्रिशा की इस बात पर रोहन उसे जबरदस्ती खुद से दूर कर उसकी चेहरे को हाथों में थामे हुए पूछता है, कितना मिस किया? रोहन की सवाल पर प्रिशा उसे देखते हुए मासूमियत से कहती है, बहुत ज्यादा। पर मैं यकीन कैसे करूं? प्रूफ दो। रोहन प्रिशा की आंखों में देखते हुए फिर से कहता है। रोहन की इस बात पर प्रिशा उसे देखती हुई कहती है, अब इस बात का प्रूफ कैसे दूं? प्रिशा की मासूमियत पर रोहन को हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। वह झुककर प्रिशा की कानों में कहता है, मुझे याद है हमारी सुहागरात नहीं हुई है, तो उसे पूरा कर मुझे मेरी प्रिशा लौटा दो। रोहन की बात सुन प्रिशा की सांसें अटक जाती है। वह रोहन को देखते हुए अपनी आंखें टिमटिमाने लगती है, पर रोहन अपनी आंखों में एक अलग सी चमक लिए प्रिशा को देख रहा था। वही प्रिशा को समझ नहीं आ रही थी वह क्या कहे अब रोहन से। कुछ देर पहले की रोहन के बर्ताव से लग रहा था वह जैसे कुछ भी भुला नहीं हो, पर अब ऐसा लग रहा था कि रोहन सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने चाह रहा हो। ये सब सोचते हुए प्रिशा ने भी अपने रिश्ते को एक मौका देने का सोचा और रोहन के सवाल के जवाब में बोली,
तुम इंतजार करो, मैं आती हूँ। प्रिशा की बात सुन रोहन के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। वह प्रिशा को देख एक शरारती स्माइल के साथ कहता है, हम अंडरस्को कर रहा हूँ इंतजार पर, यहाँ नहीं छत पर। इतना कहकर रोहन ने प्रिशा की माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। वही प्रिशा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने हाँ तो कर दिया था, पर उसे क्या करना चाहिए ये उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। बहुत देर सोचने के बाद प्रिशा खुद को तैयार कर लेती है और वह वॉशरूम में चली जाती है, पर फ्रेश होकर आने के बाद उसे समझ नहीं आ रहे थे वह क्या पहने, क्योंकि यहाँ पर उसके कोई भी कपड़े नहीं थे। ये सब सोच वह जैसे ही क्लोजेट रूम में गई उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की ड्रेस थी। लड़कियों की इतनी ड्रेस देख प्रिशा उन कपड़ों को घूरते हुए बोली, हाँ बड़ा आया अंडरस्को, मिस कर रहा हूँ तुम्हें मैं। हो, अगर इतना ही मिस कर रहा था तो इतनी लड़कियों की कपड़े यहाँ क्यों है? मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था अंडरस्को कि रोहन इतना स्मार्ट है तो उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड होंगी। मैं बेकार में उसके झांसे में फंस गई, और तो और मैं उसके साथ वह सब अंडरस्को। ये कहते हुए प्रिशा वही टेबल पर बैठकर रोने लगी। वह रो ही रही थी कि उसे अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़ लगातार आने लगी। प्रिशा ने नोटिफिकेशन देख मुंह बना लिया, लेकिन तभी उसने देखा फ़ोन पर रोहन की नाम शो हो रहे थे। ये देख उसने फ़ोन उठाकर चैट ओपन कर पढ़ना शुरू किया। जान, यहाँ इतने लड़कियों वाले कपड़े देख ये मत समझ लेना कि ये सब दूसरी लड़की का है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए अरेंज करवाए हैं। प्रिशा ने जैसे ही ये पढ़ा उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो फिर से आगे पढ़ने लगी, अब मुस्कुराना हो गया हो तो उठो टेबल से अंडरस्को और देखो वहाँ साइड में एक रेड पैकेट रखा हुआ है। ये पढ़ते ही प्रिशा इधर उधर देखने लगी। अब उसके दिमाग में ये आया, क्या रोहन तब से मुझे देख रहा है? उसने इतना सोचा ही था कि फिर से नोटिफिकेशन आया और वह जल्दी से ओपन कर पढ़ने लगी। जान, मैं हर जगह हूँ, तुम ऐसे मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर हूँ, तुम्हारी हर सोच पर हूँ अंडरस्को, इसीलिए मुझे सब पता है तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। ओम के इस बात पर प्रिशा मुस्कुराते हुए वह रेड पैकेट ढूंढने लगी और उसे वह मिल भी गई। रेड पैकेट मिलते ही फिर से नोटिफिकेशन आया, जान ये पहनकर जल्दी से ऊपर टेरेस पर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ये पढ़ते ही प्रिशा की मुस्कान बड़ी हो गई। वो एक मुस्कान के साथ वह पैकेट खोल कर देखने लगी। उसमें एक रेड साड़ी थी, जिसे लिए वह पहले तो डांस करने लगी, फिर जल्दी से तैयार होने लगती है। उसे आज एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। कुछ ही देर में प्रिशा पूरी तरह तैयार थी। वह धीमी कदमों से छत की तरफ जाने लगती है। हर एक कदम के साथ प्रिशा की धड़कनें बढ़ रही थी। वही छत पर खड़ा रोहन एक अलग ही जुनून आंखों में लिए खड़ा था। वह अपने फ़ोन से प्रिशा को देख रहा था। वह तब से प्रिशा को देख रहा था जब से उसने प्रिशा को कमरे में छोड़ा था, पर इसकी भनक तक प्रिशा को नहीं लगी ही कि रोहन ने इस पूरे घर में कैमरा लगाए हुआ है। वह प्रिशा को यहाँ लाने से पहले ही सब तैयारी कर चुका था। प्रिशा की हर एक मूवमेंट पर उसकी नज़रें था। प्रिशा की सोच तो वह उसकी चेहरे और आंखों को देखकर ही समझ सकता था, और बाकी काम प्रिशा की एक्साइटेड चेहरा और मुस्कान ने कर दी थी। रोहन ने प्रिशा के पूरे ब्रेन को हैक कर लिया था, जिसका अंदाजा प्रिशा को बिल्कुल नहीं था। वह तो मुस्कुराते हुए रोहन के पास जा रही थी। उसके दिल में कई सारी अरमान थी, पर रोहन क्या उसकी सोच भी ऐसा ही था? CH-109 आज के रात को तुम कभी NHI भूलोगी। प्रिशा धीमी कदमों से टेरेस पर पहुंच जाती है। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। टेरेस पर पहुंचकर ही उसकी नज़र सामने जा रुक जाती है, जहां रोहन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। ये देख प्रिशा एक गहरी सांस लेकर उसकी ओर कदम बढ़ा देती है। प्रिशा इस बात से अनजान थी कि रोहन अब भी उसकी हरकतों को अपने फ़ोन में देख रहा है। जैसे ही प्रिशा रोहन के एकदम पास आ जाती है, रोहन फ़ोन अपने जेब में रख लेता है, तो वही प्रिशा आकर उसे पीछे से हग कर लेती है। प्रिशा के हग करते ही रोहन के होंठों पर एक ईविल स्माइल आ जाती है और वह प्रिशा के हाथों के ऊपर अपना हाथ रख कर कहता है, जान तुम्हें नहीं लगता तुमने आने में देर कर दी है? रोहन के इस बात पर उसकी नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी, या यूँ कहे रोहन जानबूझकर ये जाहिर कर रहा था। वही प्रिशा रोहन के इरादों से अनजान रोहन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहती है, तुम ये भी तो सोचो, अगर मैं जल्दबाजी में अच्छे से तैयार नहीं होती अंडरस्को तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? हम ये भी एक बात है, चलो तुम्हें माफ़ किया। ये कहकर रोहन पीछे मुड़ गया। अब उसके चेहरे पर पहले के जैसे ईविल स्माइल नहीं थी। उसके जगह पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे अपनी खोई हुई चीज़ मिल गई है। प्रिशा भी रोहन के आंखों में देखने लगती है। रोहन भी उसकी आंखों में देखते हुए उसकी माथे को प्यार से किस कर लेता है। रोहन के इस तरह छूने पर प्रिशा आंखें बंद कर लेती है, तो वही रोहन आंखों में एक पागलपन, एक जुनून लिए उसकी चेहरे को देखने लगता है। रोहन की आंखें आज बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। तभी रोहन धीरे से झुककर प्रिशा की कान में कहता है, जान आंखें खोलो। रोहन के ऐसा कहते ही प्रिशा आंखें खोल उसे देखने लगती है, तो वही रोहन उसके आंखों में देखते हुए ही साइड में देखने के लिए इशारा करता है। रोहन के
इशारों को समझ प्रिशा जैसे ही साइड में देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। साइड में बहुत ही अच्छी तरीके से रोमांटिक डेट प्लान किया गया था और एक बड़ा सा बेड को फूलों से सजाया गया था। वह बेड पूरा बीचों बीच था और उसके चारों तरफ कैंडल्स और बैलून्स बिखरे पड़े थे। गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ वह बेड इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजर ही नहीं हट रही थी प्रिशा की उस पर से। बेड की चारों तरफ पर्दे थे जो शायद बाद में खोल दिया जाएगा, अभी वो खूबसूरती से बंधे हुए थे। इतनी सुंदर रात में ये सब डेकोरेशन देख प्रिशा आंखों में चमक लिए रोहन को देख कहती है, इट्स ब्यूटिफुल रोहन, यू नो आई लव इट। तुम्हें मेरा ये छोटा सा गिफ्ट पसंद आया, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है मेरे लिए। ये कहते हुए रोहन प्रिशा को पीछे से बाहों में भर लेता है, फिर थोड़ा झुककर उसके कानों में कहता है, ये सब मैंने बस तुम्हारे लिए किया है मेरी जान, आज के रात को तुम कभी नहीं भूलोगी, ये वादा है मेरा तुमसे। ये कहकर रोहन प्रिशा की कानों को बाइट कर लेता है, जिससे प्रिशा की मुंह से सिसकियां निकल जाती है। आह! वही प्रिशा की आहें सुन रोहन उसके ईयरलॉब को दोबारा बाइट कर लेता है। इंदौर में अंडरस्को कुणाल गुस्से से उस लड़की को घूरे जा रहा था। इस वक्त हर जगह टीवी पर कुणाल की रंगरालियों की वीडियो चल रही थी, जिसमें कुणाल की बदन और उसका चेहरा साफ दिख रहे थे, पर उस लड़की का ना ही चेहरा और ना ही बदन दिख रहे थे। कुणाल उस वीडियो को देख देख पागल हो रहा था। वही टीवी में एक पत्रकार कहतक है, इंदौर की जाने माने बिजनेसमैन कुणाल शर्मा को ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि वह रात को अपने बीवी को छोड़ किसी और के साथ रात बिताने चले गए। हमें खबरों से ये भी पता चला है कि कुणाल शर्मा हर रात किसी ना किसी लड़की से साथ अपने रातें रंगीन करते हैं। क्या कुणाल शर्मा की बीवी में कोई कमी है, या फिर इनकी नेचर ही ऐसा है? क्या इन्हें ये सब करते हुए एक बार भी अपने रेपुटेशन की याद नहीं आई? हमें ये भी पता चला है कि अंडरस्को मिस्टर कुणाल लड़कियों की सौदेबाजियां भी करते हैं। कुणाल का अब सर फट रहा था ये सब सुन सुनकर। वह गुस्से से उस लड़की के पास आ उसका गला पकड़ कर कहता है, कौन हो तुम? हाँ, तुम ऐसे कैसे मेरे इज्जत पर दाग लगा सकती हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना अंडरस्को, तो बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितना बोलोगी उससे डबल मिलेगा, बस अमाउंट बोलो। कुणाल की बात सुन वह लड़की हंसते हुए अपना गला छुरा कर कहती है, तुम मुझे खरीदना चाहते हो अपनी इस हालत पर भी? तुम्हें लगता है इसके बाद तुम्हारी कंपनी के शेयर्स रहेंगे तुम्हारे पास? ये बोलकर वह लड़की सोफे से उठकर कुणाल के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उसे ऐसा करते देख और उसकी बातें सुन कुणाल अपना सर पकड़ लेता है और फिर खुद को थोड़ा शांत कर कहता है, क्या चाहती हो तुम? इस बार कुणाल की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। कुछ सोचते हुए वह लड़की कहती है, तुम्हारी बर्बादी। ये बोल वह जोर जोर से हंसने लगती है और फिर रुक कर कहती है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। वही सब कुछ अब कुणाल के गुस्से की हद को पार कर रहा था। तभी होटल रूम के बाहर नॉक होता है। दूसरी तरफ अंडरस्को, इशिका और ओमकार अपने ही धुन में एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। इस बात से अनजान के कोई तूफान उनके जिंदगी में दस्तक देने वाला है, जो शायद फिर से तबाही मचाएगा उन दोनों के जिंदगी में। CH-110 बदले की आग कुणाल के रूम के बाहर नॉक होता है। ये देख कुणाल एक नज़र उस लड़की को देख डोर ओपन करने चला जाता है। वह जैसे ही डोर खोलता है सामने रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। ये देख कुणाल कुछ कहता कि उसके पहले ही एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप क्या कहना चाहेंगे आप पर लगे इल्जाम के बारे में? कुणाल ये सुन इसका कुछ जवाब देता कि दूसरा पूछता है, सर क्या मैम को आपके ये सब रंगरलियों के बारे में पहले से पता था? तभी तीसरा भी पूछता है, सर हमें सुना है आप लड़कियों की स्मगलिंग भी करते हैं, क्या ये सच है? ये सब सुन अब कुणाल से कुछ कहते नहीं बन रहा था। वही उसे देख उसके पीछे खड़ी लड़की मुस्कुराते हुए एक मास्क पहन सामने आ जाती है। उस लड़की को देखते ही रिपोर्टर्स उससे पूछने लगे, क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है? आप ऐसे कैसे किसी शादीशुदा लड़के के साथ रात बिता सकती है? रिपोर्टर्स की सवाल पर वह लड़की थोड़ी उदासी भरी आवाज में कहती है, पहली बात तो मैं ये नहीं जानती थी इनकी शादी हो गई है, और दूसरी इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया। ये सुन सभी रिपोर्टर्स के साथ साथ कुणाल भी उसे आंखें बड़ी कर देखने लगता है। तभी वह लड़की सबको अपने तरफ देखते देख बोलती है, वह इन्होंने कल मेरे ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला दी थी, इसीलिए मैं नशे में कुछ समझ नहीं पाई। आपको यकीन ना हो तो आप सब CCTV फुटेज देख सकते हैं। ये बोल वह लड़की चुप हो जाती है। उसने ऐसे कहा था, सबने बिना किसी प्रूफ के उस पर यकीन कर लिया। वही कुणाल हैरान था, ये सब कब हुआ? तुम झूठ बोलना बंद करोगी? कुणाल उस लड़की को देख गुस्से में पूछा। तभी एक रिपोर्टर कुणाल को उस लड़की से दूर करते हुए बोला, मिस्टर आप ऐसे एक लड़की को डरा धमका नहीं सकते, देखिए आपके वजह से वह कितनी डर गई है। रिपोर्टर की बात सुन कुणाल घूर कर उसे देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था ये सब वह नाटक कर रही है, पर उसका सुनने वाला था ही कौन यहाँ। फिर वो मन में कुछ सोचता है, ये कल रात खुद मेरे पास आई थी, तो फिर CCTV में ये तो होगा ही। हाँ मैं इन लोगों वो वही देखने को बोलता हूँ। फिर जैसे ही वो बोलने को होता है उसे याद आता है अभी अभी उस लड़की ने भी कहा था CCTV देख लीजिए, इसका मतलब उसने पक्का कुछ छेड़छाड़ किया है CCTV के साथ। ये सोच कुणाल अब और ज्यादा उसे घूरने लगता है। तभी वहां पुलिस आ जाता है।
और कुणाल को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि रूम में से ही उस लड़की ने कुणाल के अगेंस्ट ड्रग्स देकर जबरदस्ती करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। पुलिस देखते ही कुणाल उस लड़की को देख कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम नहीं जानती हो मेरी पावर कितना है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कुणाल के मुंह से ये सुन वो लड़की मन ही मन हंसने लगती है और पुलिस वाले कुणाल की बातें सुन उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। कुणाल के जाते ही वह लड़की रिपोर्टर्स के साइड से चली जाती है। वह सीधा जाकर एक कार में बैठ जाती है। कार में बैठते ही वह अपना मास्क उतार देती है और साइड में बैठा इंसान को हग कर लेती है। अब उसके आंखों में आंसू थे। वही उसके पास में बैठा इंसान उसे हग करते हुए कहता है, लिली तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें पता है ना उसने हमारी बहन के साथ क्या किया था। उसी के वजह से इशू भी भरे बाजार बेइज्जत हुई थी, आज उसने बस इसकी कीमत चुकाई है। उस लड़के के बात पर लिली आंखें उठाकर उस लड़के को देखते हुए कहती है, हाँ भाई पता है सब अंडरस्को, और ये भी कि मैंने खुद इस राह को चुना है। आपने मुझे मना भी किया था पर मैं नहीं मानी, मुझे उसे खुद अपने हाथों से सजा देनी थी, जो मैं उसे दूंगी भी। फिर लिली अपने भाई से अलग होते हुए कहती है, कुणाल शर्मा अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। तभी लिली का भाई विवान कहता है, लिली उसने तुम्हारे साथ अंडरस्को नहीं भाई वो सो गया था, मैंने नींद की दवाई दे दी थी, वह कुछ नहीं कर पाया। लिली विवान की बातों को बीच में ही रोक कर कहती है। लिली की बात सुन विवान एक चैन की सांस लेता है। ये है विवान बजाज और लिली बजाज, खुराना परिवार की बारिश इशिका खन्ना का भाई। ये इशिका की मां शिखा की भाई के औलाद है। ये दोनों शिखा से बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और छोटी इशिका इनकी जिंदगी थी। दोनों ही पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। जब ये दोनों वापस आए इशिका की जिंदगी उथल पुथल हो गई थी और वजह था कुणाल। ये जानकर दोनों ही बदला लेने निकल पड़े। इस बदले के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी जिसलिए विवान और लिली किसी भी हद तक जा सकते थे। वह वजह उन दोनों की जिंदगी के बहुत करीब थी। CH-111 तुम्हें मोहब्बत कभी NHI मिलेगी। दूसरी तरफ अंडरस्को रोहन और प्रिशा छत पर खड़े थे एक दूसरे की बाहों में। रोहन ने प्रिशा को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था और प्रिशा उसकी नज़दीकियों से पिघल रही थी। तभी रोहन धीरे से प्रिशा की गर्दन पर अपना होंठ राख धीरे धीरे चलाने लगता है, जिसकी एहसास से प्रिशा आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर यूं ही किस करने के बाद रोहन प्रिशा को ले जाकर वहां रखे चेयर पर बिठाता है। अंडरस्को फिर अपने हाथों से खाना खिलाता है। प्रिशा को ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कोई सपना हो। प्रिशा रोहन की केयर को बहुत ही एंजॉय कर रही थी। उसकी आंखें बता रही थी अंडरस्को वो आज कितनी खुश है। खाना खिलाने के बाद रोहन प्रिशा को लेकर धीमे धीमे डांस करने लगता है। रोहन इतनी स्मूथली डांस कर रहा था प्रिशा की कमर को थामे कि प्रिशा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। प्रिशा अपनी खुशी में इतनी मग्न थी अंडरस्को कि प्रिशा रोहन की आंखों में नमी को नहीं देख पाए। रोहन प्रिशा को धीरे से खुद से दूर कर उसकी उंगलियों को थामे हुए गोल गोल घूमता है तो प्रिशा भी उसके इशारों पर घूमने लगती है। रोहन अब धीरे धीरे प्रिशा के बेहद करीब आ रहा था। रोहन के करीब आना प्रिशा की धड़कनों को बढ़ा रही थी। डांस करते हुए ही दोनों बेहद करीब आ गए थे, इतना कि दोनों के बीच में हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। प्रिशा रोहन को अपने इतने करीब देख आंखें बंद कर लेती है तो रोहन उसे देख एक डेविल स्माइल करता हुआ उसके होंठों को अपने होंठों में भर किस करने लगता है। रोहन के किस हर एक बीतते पल के साथ पैशनेट होते जा रही थी। वह प्रिशा को किस करते हुए ही बेड तक ले जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। प्रिशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी, वह रोहन को कुछ भी करने से नहीं रोकती है। प्रिशा का साथ पाकर रोहन धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। देखते ही देखते दोनों के कपड़े फर्श पर बिखेरने लगे। प्रिशा के बदन पर अब एक भी कपड़ा नहीं था और रोहन अब बस पैंट में था, उसके ऊपर बॉडी नेकेड थी। रोहन पागलों की तरह प्रिशा की बॉडी को चूमे जा रहा था। प्रिशा के पूरे बॉडी पर अब तक ढेर सारी लव बाइट भी बन चुकी थी। ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहता है। अब प्रिशा की बॉडी पूरी हिट हो गई थी, वही रोहन भी पसीने से तरबतर हो चुका था। लेकिन तभी रोहन अचानक से रुक जाता है अंडरस्को आगे बढ़ने से। ये महसूस कर प्रिशा आंखें खोल जैसे ही रोहन को देखती है रोहन पूछता है, कितनी चाहत है तुम्हें मेरी? खुद से ज्यादा। रोहन के सवाल पर प्रिशा तुरंत जवाब देती है। ये देख रोहन फिर पूछता है, क्या कर सकती हो मुझे पाने के लिए? किसी भी हद तक खा सकते हैं और उम्र भर का इंतजार भी कर सकते हैं। इस बार भी प्रिशा बिना देरी किए जवाब दे देती है। तो करो हद पार और इंतजार। प्रिशा की जवाब सुन रोहन उसके ऊपर से उठते हुए कहता है। वही रोहन को उठते देखकर प्रिशा कोई रिएक्ट नहीं करती, जैसे उसे पहले से ही सब पता था। प्रिशा को रिएक्ट करते ना देख रोहन उसे गौर से देखने लगता है। वही प्रिशा जब रोहन को यूं खुद को देखते देखती है, वह चादर से खुद को अच्छे से कवर कर उठकर बैठ जाती है और रोहन से कहती है, लोगों के दिमाग से मैंने बहुत खेला है मिस्टर हस्बैंड, तो मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने मेरे साथ खेल लिया। एक पल को मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी, पर अगले ही पल याद आ गया था तुम रोहन धनराजगीर हो अंडरस्को, जो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है और मुझसे बेइंतहा नफरत करता है।
प्रिशा की बातें सुन रोहन एक स्माइल के साथ कहता है, तो तुमने मेरे इरादों को जान लिया, गुड, पर क्या है ना, तुम जानकर भी क्या कर लोगी, मैं तुम्हें कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगा, तुम मोहब्बत के लिए तरसती रह जाओगी अंडरस्कोर, पर वह मोहब्बत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ये वादा है मेरा तुमसे। मैं भी इंतजार करूंगी तुम्हारे दिए गए हर एक जख्म का, हर एक दर्द का, तुम जो भी दोगे मुझे सब मंजूर है, चाहे वह मौत ही क्यों ना हो। प्रिशा रोहन की बातें सुन उसकी आंखों में आंखें डाल कहती है। रोहन एक पल को प्रिशा को घूरता है अंडरस्कोर, फिर अपनी शर्ट उठाकर वहां से चला जाता है। वही रोहन के जाते ही प्रिशा धम से नीचे बैठ जाती है, अब उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। दूसरी तरफ अंडरस्कोर ओम इशिका को बाहों में लिए अंडरस्कोर उसे बिना नींद से जगाए ही ऑफिस से निकल जाता है और फिर सीधा एयरपोर्ट आ जाता है। पल भर में ही ओम की प्राइवेट जेट उड़ान भर देता है। ओम इशिका को लिए इंदौर जा रहा था। CH-112 इंदौर ओम इशिका को लिए इंदौर जा रहा था। क्या वहां जाकर इशिका की यादें ताज़ा हो जाएंगी? इंदौर रात के वक्त अंडरस्कोर इशिका की जैसे ही नींद टूटती है वो अपने आप को ओम की बाहों में पाती है। ये देख इशिका ओम के चेहरे को प्यार से देखने लगती है। तभी उसे ऐसा महसूस होती है वह कहीं जा रही है। ये महसूस होते ही इशिका ओम से नजरें हटाकर आसपास देखती है तो उसकी आंखें शोक से बड़ी हो जाती है। मैं इस वक्त कार में कैसे आई? इशिका खुद को कार में देख शोक से कहती है। वही ओम जो सो रहा था इशिका की आवाज़ से जाग जाता है। वह इशिका को कसकर बाहों में भरते हुए कहता है, जब तुम सो रही थी तब। ओम की बात सुन इशिका उसे बुरी तरह घूरने लगती है। तभी उसकी नजरें खिड़की के बाहर जा रुक जाती है और उसके मुंह से बस एक शब्द निकलती है, इंदौर। वही जैसे ही ओम की कानों में ये जाता है और इशिका को यूं परेशान देखता है, वह जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हबीबी इंदौर अंडरस्कोर तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यही प्रोपोज किया था। ओम की इस बात पर इशिका कुछ रिएक्ट नहीं करती और उससे मुंह फेर कर अलग हो जाती है। जाने अनजाने ओम ने फिर से इशिका को हट कर दिया था। ओम इशिका को कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह कहती है, तुम्हें मैंने हक दिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरे फैसले खुद लो। इशिका की आवाज़ में बहुत ज़्यादा कठोरता थी जिसे सुन ओम अपनी आंखें कसकर भिज लेता है। फिर एक सांस लेकर कहता है, वह हम दोनों को वो प्रोजेक्ट यहीं से करना है और उन्होंने हमें एजेंट आज ही यहाँ आने को कहा था। इशिका खन्ना किसी की बातों पर नहीं चलती अंडरस्कोर उसे जो करना होता है वो अपनी मर्जी से करती है और मुझे जितना पता है तुम भी सब अपने मर्जी से ही करते हो, तो ये बहाना किसी और को जाकर देना मुझे नहीं। ओम की उस बात पर इशिका उसके मुंह पर बोल देती है जिसे सुन ओम एक बार फिर आंखें भींच लेता है। उसे पहले सोचना चाहिए था अंडरस्कोर इशिका ऐसे ही बिजनेस क्वीन नहीं है अंडरस्कोर उसकी माइंड बहुत ही तेज है, उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ओम सोच ही रहा था कि इशिका की आवाज़ आती है, मैं यहाँ से अपने घर जा रही हूँ अंडरस्कोर, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। अपने घर जाने की बात सुन ओम तुरंत कहता है, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती, जब हमारा घर है तो तुम वहाँ क्यों जाओगी? हमारा नहीं बस तुम्हारा घर है वह, अगर मेरा होता तो वहाँ मेरे कमरे में दूसरी लड़की कभी ना आती। ये कहकर इशिका कार की विंडो से बाहर देखने लगी और ओम खामोश हो गया, उसके पास बोलने का कुछ भी नहीं था। कुछ पल खामोशी से बीत गए, तभी इशिका ने ड्राइवर से कहा उसे कहाँ जाना है। इस बार ओम ने कुछ नहीं कहा अंडरस्कोर वह चुप ही रहा। 30 मिनट बाद इशिका का घर आ गया तो ये देख इशिका कार से उतर गई, वही ओम भी उसी के साथ उतर गया। ओम को अपने साथ उतरते देख इशिका कहती है, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है अंडरस्कोर, जाओ अपने घर। इशिका बहुत ही रूड थी पर ओम को अपनी गलती का एहसास था। तुम जहाँ रहोगी मैं भी वही रहूंगा। ओम ये कहते हुए इशिका के सामने से चला गया। ओम को पता था वह गुस्सा करेगी अंडरस्कोर, पर वह अब इशिका से दूर रहना नहीं चाहता था क्योंकि ये दूरियां गलतफहमी बढ़ा देती है। ओम को घर के अंदर जाते देख इशिका भी उसके पीछे चिढ़ते हुए चली जाती है। अंदर जाते ही उसे वहां अर्जुन जी दिखते हैं तो इशिका उनके गले से लग जाती है। ओम भी इशिका के पीछे उनके गले लग जाता है जिससे इशिका उसे घूर कर देखती है। वही लंदन में अंडरस्कोर लंदन में इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। प्रिशा की जब नींद टूटती है वह खुद को टेरेस के एक कोने पर बैठी हुई पाती है। ये देख प्रिशा खुद को देखती है, वो अभी भी वैसे ही चादर को लपेट कर पड़ी थी। उसे याद नहीं वह रात को कब सो गई, बस इतना याद था उससे अपने आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, वह पागलों की तरह रो रही थी। रोहन की हरकतों ने और उसकी कड़वी बातों ने प्रिशा के दिल को बहुत हर्ट किया था। प्रिशा एक बार फिर वह सब सोच रो पड़ती है, शायद वह ये सब भूल भी जाएगी, पर क्या वह रोहन को दोबारा अपने करीब आने देगी? वो विश्वास शायद ही उसको दोबारा होगा। एक लड़की बहुत ही सोच समझकर अंडरस्कोर किसी पर ट्रस्ट कर खुद को सौंपती है, पर वह इंसान जब धोखा देता है तो दर्द भी बहुत होता है। वही रोहन जो कि रात को ही यहाँ से निकल गया था, वह एक होटल में जाकर ठहरा हुआ था। रात को उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी इसलिए वह भी कब सो गया उसे पता नहीं था। उसे बस प्रिशा की शक्ल नहीं देखनी थी जिसलिए वह अपने ही घर से निकल गया था। पर अब उसे प्रिशा की थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसने नींद से जागते ही CCTV ऑन किया था और उसे प्रिशा पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही थी और ना ही छत पर थी।
ये देख वह सीसीटीवी अच्छे से देखता है, पर प्रिशा घर से बाहर भी नहीं गई थी। अब रोहन को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वह बिना कुछ सोचे समझे घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वही कुणाल जेल से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने अपने जितने सोर्स थे सब लगा लिए थे, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा था। उसका लॉयर सुबह से पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था अंडस्को, पर उसकी बात पुलिस सुनने को तैयार नहीं थे। CH-113 वो मेरी बीवी है। कुछ ही देर में रोहन घर पहुंच जाता है। 30 मिनट का रास्ता उसने 15 मिनट में तय किया था। रोहन घर आते ही पागलों की तरह प्रिशा को घर की हर एक कोने में ढूंढने लगता है, पर प्रिशा उसे कहीं नहीं मिलती। एक बार फिर रोहन प्रिशा को लेकर उल्टा सीधा सोचने लग जाता है। उसके जेहन में 1 साल पहले की बात फिर से आ जाता है, जब प्रिशा पहली बार उसे छोड़कर गई थी। वह दिन रोहन आज तक नहीं भूल पाया था। उस दर्द से वह 1 साल गुजरा था, पर अब और नहीं, वो प्रिशा को कहीं नहीं जाने देना चाहता था। रोहन एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करने बैठ जाता है और ध्यान से घर की हर कोने की फुटेज रात से लेकर देखना शुरू करता है। बहुत देर बाद उसे प्रिशा सुबह से करीब 10:30 बजे की फुटेज में दिखती है। प्रिशा को देखते ही रोहन की जान में जान आती है और फिर वह ध्यान से उसे देखने लगता है। तभी उसकी नज़र प्रिशा के ऊपर जाती है। प्रिशा को वैसे ही रात के जैसे चादर लपेटकर सीढ़ियों से नीचे जाते देख रोहन की आंखों में दर्द उभर आता है। कुछ देर देखने के बाद ही रोहन को प्रिशा घर से बाहर जाती हुई नजर आता है। ये देखते ही अब रोहन का पारा हाई हो जाता है और वह गुस्से से लैपटॉप बंद कर खुद भी घर से निकल जाता है। वही प्रिशा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और फिर सब कुछ साइड में रखकर तैयार हो ऑफिस के लिए निकल गई थी। कुछ देर में ही प्रिशा ऑफिस पहुंच भी जाती है, पर वह जैसे ही ऑफिस पहुंचती है सभी एम्प्लॉइज उसे अजीब नज़रों से घूरने लगते हैं। प्रिशा को थोड़ा सा अजीब लगती है उन लोगों का यूं घूरना, लेकिन फिर वो सब कुछ इग्नोर कर अपने केबिन में चली जाती है और फिर काम करने लग जाती है। वो इस वक्त सब कुछ भूल गई थी। वही आकाश जैसे ही ऑफिस आता है उसे पता चलता है प्रिशा आ गई है। ये जानकर उसके जान में जान आता है। कल रात से वो बहुत परेशान था। उसने क्या कुछ नहीं किया था ये पता लगाने के लिए कि रोहन प्रिशा को लेकर कहा गया है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। वो कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। सबके लास्ट में उसने हार मानकर सब भगवान पर छोड़ दिया था और बस आज सुबह प्रिशा की आने का इंतजार कर रहा था। वो सुबह से ऑफिस में ही पड़ा था, लेकिन कुछ काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब वो प्रिशा के आने की खबर से अंडस्को वह उसके पास जाने ले लिए बेताबी से उसकी केबिन की ओर बढ़ जाता है। वह प्रिशा के केबिन में जा ही रहा था कि एक जोरदार आवाज उसके पीछे गूंज उठता है, प्रिशा। प्रिशा की नाम सुनते ही आकाश पीछे मुड़कर देखता है और सामने खड़ा इंसान को देख गुस्से में उसका चेहरा लाल हो जाता है। सामने रोहन खड़ा था। वो बहुत ही एटीट्यूड से खड़ा प्रिशा प्रिशा चिल्ला रहा था। वही उसे अपने सामने देख आकाश को कल की सारी बातें याद आ जाती है और वह गुस्से से उसके पास जाते हुए कहता है, तुम रोहन धनराजगीर फिर से आ गए। हाँ, तो रोहन भी उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्योंकि उसे भी आकाश पसंद नहीं था। कल क्या कुछ कमी रह गई थी जो आज पूरा करने आए हो? आकाश फिर से रोहन को देख गुस्से से कहता है, तो रोहन उसकी बातों को इग्नोर कर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी, मुझे बस प्रिशा से बात करनी है। अंडस्को तो रास्ते से हटो। नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो। आकाश रोहन के सामने खड़ा होते हुए उसे गुस्से से देख कहता है। आकाश की इस तरह की बात से रोहन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वह आकाश की कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने आएगा, मेरे रास्ते में खड़ा होकर मुझे प्रिशा से मिलने से रोकेगा? कह तो रोहन सही रहा था। रोहन बहुत ही पावरफुल था। उसके सामने यूं खड़े होने की औकात आकाश की नहीं थी, पर आकाश इश्क में मजबूर था। उसे जाने अनजाने प्रिशा से प्यार हो गया था, और जब प्यार होता है तो कहा लोग कुछ सही गलत देखते हैं और ना ही अपनी परवाह करते हैं। ऐसा ही हुआ था आकाश के साथ। आकाश भी रोहन को देख उससे अपना कॉलर छुड़ाते हुए उसी की अंदाज में बोलता है, तुम अपनी अकड़ किसी और को दिखाओ, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं प्रिशा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वही प्रिशा जो इतनी शोर सुन बाहर आ गई थी, वह ये सब सुन अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। तभी रोहन फिर से गुस्से से कहता है, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं प्रिशा से प्यार करता हूँ, पर तुम कौन होते हो उसे इस तरह सबके सामने चिल्लाकर बुलाने वाला और उसे सबसे सामने से गोद में उठाकर ले जाने वाला? आकाश रोहन को धकेलकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाकर पूछता है। वही आकाश की बात सुनना प्रिशा हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी आकाश ने जो कहा वह सच है। वह बार बार अपनी आंखें झपकाते हुए आकाश को देख रही थी, जो बहुत ही सीरियस लग रहा था। उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा था वह किसी भी तरह का मजाक कर रहा होगा। पर प्रिशा ने कभी भी आकाश को उस नज़र से देखा ही नहीं। वह तो हमेशा ही आकाश को एक अच्छा दोस्त मानती आई थी, लेकिन आकाश तो शायद उसकी दोस्ती को कुछ और ही समझ बैठा था। प्रिशा से कुछ रिएक्ट किया नहीं जा रहा था। वो अपनी जगह बूथ बनकर खड़ी थी। तभी उसके कानों में रोहन की एक जोरदार आवाज आती है, वो मेरी बीवी है।
CH-114 एक मौका आकाश प्रिशा से प्यार करता है। ये बात सुनकर रोहन तो जैसे पागल हो गया था। वह बिना कुछ सोचे समझे आकाश के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए चीख कर कहता है, बीवी है वह मेरी। प्रिशा रोहन धनराजगीर। रोहन के यूं अचानक मारने से आकाश कुछ कदम दूर जा लड़खड़ा जाता है। उसके मुंह के कोने पर खून आ गया था, पर उसके कान में रोहन की आवाज़ जैसे अभी भी गूंज रही थी, बीवी है वह मेरी। आकाश अभी भी संभाला भी नहीं था कि रोहन उसके पास जाए। एक बार फिर उसके मुंह पर मारते हुए कहता है, सुना तूने ध्यान से, बीवी है प्रिशा मेरी, और तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकेगा मेरी बीवी से मिलने के लिए। रोहन पागलों की तरह आकाश को मारते हुए बोले जा रहा था। तभी एक हाथ आकर उसे रोक देती है। रोहन जब उस हाथ को देखता है वह उसे घूर कर देखता है। वह हाथ प्रिशा की थी। प्रिशा जो कि आकाश के बात से सदमे में थी। रोहन की बात सुनकर वह और ज्यादा सदमे में चली गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। रोहन ने सबके सामने ये कहा कि वह उसकी बीवी है, पर उसने जैसे ही रोहन को यूं पागलों की तरह आकाश को मारते हुए देखा अंडस्को, तो वह जल्दी से आगे आ गई उन्हें रोकने। आकाश नम आंखों से प्रिशा को देख रहा था। उसे उतना दर्द रोहन के हाथों मार खाने पर नहीं हुआ था जितना ये जान हुआ था, प्रिशा उसकी बीवी है। वही रोहन जहां अब आकाश को छोड़ प्रिशा को घूर रहा था और प्रिशा उसे नम आंखों से देख रही थी। रोहन कुछ कहने को हुआ कि प्रिशा एक झटके से उसके गले लग गई। वह रात का सब भूल गई थी। जैसे रोहन के कहे गए ये शब्द, प्रिशा मेरी बीवी है, प्रिशा के दिल के हर जख्म को भर दिया था। पर रोहन उसका दिल यूं धक से रह गया था। उसे नहीं लगा था कि प्रिशा यूं उसके गले लग जाएगी। रोहन का दिल अचानक ही बहुत रफ्तार से चलने लगता है। वह भी प्रिशा को अपनी आगोश में भर लेता है। उसके दिल में जो डर था प्रिशा को दोबारा खोने का, फिर से उससे दूर होने का अंडस्को, वह सब प्रिशा के गले लगते ही खत्म हो गया। सुबह उसे जितनी बेचैनी हो रहा था प्रिशा को ना देख, सब अभी इस पल में खत्म हो गया था। अब उसका दिल प्रिशा के एहसास से धड़क रहा था। प्रिशा भी रोहन के आगोश में चैन से दुनिया जहान भूल कर खड़ी थी। वही पूरे ऑफिस के स्टाफ शोक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था रोहन धनराजगीर उनकी मेम प्रिशा की पति है। उन लोगों को अब अपनी ओपिनियन पर ही शर्म आ रही थी। कल से ना जाने वह लोग क्या क्या सोच लिए थे उनके बारे में। पर इन सबसे अलग आकाश था जिसका दिल टूट चुका था। हाँ, उसको पता था प्रिशा शादीशुदा थी, पर उसे लगा कि प्रिशा अपने पति से अलग हो गई है और शायद उसकी पति भी उससे प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ तो रोहन प्रिशा से बहुत प्यार करता है, ये उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। वही रोहन और प्रिशा को होश तब आता है जब तालियों की आवाज़ उनके कान में आते हैं। वह दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हुए चारों तरफ देखते हैं। जहां अब तक सब एम्प्लॉय के आंखों में सवाल थे, वही अब सारे खुश होकर तालियां बजा रहे थे। रोहन और प्रिशा ने ये देख एक स्माइल पास की और फिर प्रिशा की हाथों को पकड़ उसे अपने साथ ले गया। जाते जाते प्रिशा मुड़कर आकाश को एक नज़र देखती है, पर रोहन उसे जल्दी से लिए निकल जाता है, जिसलिए प्रिशा की नज़रों से वह बहुत जल्द ओझल हो जाता है। रोहन प्रिशा को लिए कार से कहीं जा रहा था, पर प्रिशा अब शांत थी। उसने एक भी सवाल नहीं किया। दोनों ने पूरी रास्ते एक दूसरे से एक भी बात नहीं की। कुछ देर में ही रोहन की कार एक ऊंची बिल्डिंग की आगे आ रुकी। प्रिशा जब बाहर देखे तो ये आरडी इंडस्ट्री की ऑफिस थी। ये देख प्रिशा कार से निकलकर बाहर आ गई। रोहन भी अब तक बाहर आ गया था। रोहन ने जैसे ही प्रिशा को भी कार से बाहर आते देखा अंडस्को, वह बिना कुछ कहे उसकी हाथों को पकड़ा और उसे ले अंदर की ओर चल पड़ा। प्रिशा भी उसके पीछे चल दी। रोहन आगे जा रहा था और प्रिशा उसके पीछे पीछे उसे प्यार से देखते हुए जा रही थी। रोहन प्रिशा को वैसे ही पकड़े हुए लिए अंदर आ गया और सबके बीचों बीच खड़ा हो गया। प्रिशा एक पल को सोच में पड़ गई, पर जैसे ही उसे समझ आया रोहन क्या करने वाला है, उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ इंदौर में अंडस्को इशिका अपने कमरे में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी ओम धीरे से उसके कमरे में आता है और फिर इशिका के पास जा बैठ जाता है। इशिका को ओम के आते ही एहसास हो गई थी। ओम जैसे ही उसके पास बैठता है वह बिना उसे देखे ही पूछती है, क्या कहना है, जल्दी कहो, मुझे सोना है। इशिका की इस बात को सुनकर अंडस्को ओम उसके एकदम सामने बैठ जाता और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कहता है, बस एक मौका चाहिए अंडस्को, क्या तुम वो दोगी। ओम के मुंह से एक मौके की बात सुन वह उसकी तरफ देखने लगती है, तो ओम उसे फिर से कहता है, लास्ट चांस ही समझ लो बीवी इसे। मैं जानता हूँ मैंने सही नहीं किया तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें यहाँ लाके, पर मैं अपने सारी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा अंडस्को, लेकिन कुछ करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी चेहरे पर मुस्कान लौट आए अंडस्को और मेरी जान मुझे वापस मिल जाए। मैं बस तुम्हारी बुरी यादों की जगह कुछ अच्छी यादें बसाना चाहता हूँ और मुझे पता है मुझे वह शुरुआत यहीं से करनी होंगी अंडस्को जहाँ पर सब खत्म हुआ था। CH-115 शर्ते। ओम एक आस भरी नज़रों से इशिका को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि इशिका उसे एक मौका तो जरूर देगी। तभी इशिका उसके यकीन को सही साबित कर भी दी। हाँ, मैं दे सकती हूँ तुम्हें एक मौका। इशिका ने जैसे ही ये कहा ओम के होंठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन ये बस कुछ देर की थी। इशिका की आगे की बात सुनकर उसकी होंठों की मुस्कान गायब हो गई। मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगी अंडस्को, पर तुम्हें उन सब चीज़ों से गुजरना होगा जहाँ से मैं गुजरी हूँ। तुम्हें हर वो दर्द सहना होगा जो मैंने सहा है।
तुम्हें हर वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी जो मैंने तुम्हारे होते हुए भी तुमसे दूर रह कर दी है। इशिका ने बहुत ही शांति से ये सब कहा, पर ओम उसको अब डर लग रहा था। उसने जिस इशिका को सिंगापुर में अपना बनाया था ये वह नहीं थी। ये इंदौर आते ही एक चोट खाई हुई लड़की बन गई थी, जिसके दिल में हजारों दर्द थे। ओम इशिका को फिर से उदासी भरी नजरों से देखने लगता है। ये देख इशिका कहती है, डर गए मिस्टर दीवान, जब शादी किए थे तब तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तब तो आपको हक चाहिए था। आपको बस सबके सामने मेरा पति बनना था, अंडरस्को जो मैंने आपको बनने दिया। अब आपको मेरे पति होने का वह सारी वादे निभाने होंगे। अब आपको मेरी खुशी के लिए मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपना लेना चाहिए अंडरस्को, तब तक आपको मेरी हर एक बात सुनना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं किए तो अंडरस्को। इशिका को बात करते करते बीच में रुकते देख ओम पूछता है, तो क्या डाइवोर्स पेपर अभी भी बन सकती है अंडरस्को, जिससे आपसे आपकी सारी हक हम छीन लेंगे। इशिका एक ईविल स्माइल पास करते हुए कहती है। इशिका की ये बात सुन ओम बिल्कुल सुन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था इशिका ऐसा दोबारा बोल देगी। उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाते हैं ये सोचकर ही, अगर इशिका उससे दूर हुई तो वह जी नहीं पाएगा। इस बार ओम इशिका को खोना नहीं चाहता था। इशिका दोबारा कुछ कह पाती उससे पहले ही ओम उसे हक कर लेता है। ओम यूं अचानक से इतनी कसकर इशिका को बाहों में भरता है कि इशिका कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसकी दम घुटने लगती है अंडरस्को ओम की पकड़ में। वो ओम को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। तभी ओम कहता है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें सारी बातें मान लूंगा, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज दोबारा हमारे बीच ये डाइवोर्स नहीं आ सकती है, ये वादा करो मुझे। उसके आवाज में एक दर्द था। ओम के मुंह से वादे की बात सुन इशिका कहती है, उस दिन मंडप पर ही मैंने खुद से वादा किया था अंडरस्को, जब तक मुझे तुम सही लगे अंडरस्को तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं ये हमेशा साथ रहने वाली वादा नहीं कर सकती अंडरस्को। मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें तभी क्लियर किया था अंडरस्को, शायद मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ ना कर पाऊँ, इसीलिए मुझे माफ कर दो। पर इशिका मैंने भी तो तुमसे वादा किया है ना अंडरस्को कि मैं अंडरस्को। ओम कह रहा था कि इशिका उसकी बात को बीच में रोक कहती है, वादा तो तुमने 6 साल पहले भी किए थे ना, तो क्या हुआ उस वादे का, उस वफा का जो तुम मुझसे करने का दावा किया करते थे। कहा गई थी तुम्हारी ये मोहब्बत तब जब मैं किसी और के साथ थी, क्यों नहीं ले गए थे मुझे उस इंसान से छुड़ा कर। हक तो तब भी तुम्हारे पास था ओम। कहा गया था तुम्हारा वादा जब भरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम हुई थी। कहा था ये ओम जब ओमकार दीवान ने मुझे बिना गलती के दोषी करार किया था। ये सब बोल प्रिशा शांत हो गई। फिर एक सांस लेकर बोली, वादा करना आसान है ओम, पर निभाना अंडरस्को उतना ही मुश्किल। तुम यकीन करो मैं चाहकर भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, बोलो क्या चाहती हो तुम, ओम इशिका की सारी बातों को सुनकर कहता है। तो इशिका ये सुन कहती है, इस 4 दीवार वाले घर के अंदर हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। बाहर किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम मुझसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लोगे हमारे मैटर पर। मुझसे कोई सवाल तुम कर नहीं सकते। और आखिरी बात, तुम मेरे करीब नहीं आओगे मेरी मर्जी के बगैर। बाकी का बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। इशिका के मुंह से ये सब बचकानी शर्तें सुन ओम उसे घूर कर देखता है, फिर मन में कहता है, लास्ट शर्त में किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाला अंडरस्को, बाकी कर लूंगा। लंदन अंडरस्को, वही रोहन जो प्रिशा को लिए अपने ऑफिस के बीचों बीच खड़ा था। सारे एम्प्लॉइज उन्हें अपनी अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी रोहन प्रिशा की तरफ एक नज़र देख अंडरस्को अपनी नजरें फेर कर सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इनसे मिलिए, ये है प्रिशा मेहरा मेरी न्यू सेक्रेटरी अंडरस्को। अब से आप लोगों को कोई भी जरूरी काम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये कहकर रोहन ने प्रिशा का हाथ छोड़ दिया और वहां से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। CH-116 हाउ डेयर यू। अगले दिन अंडरस्को प्रिशा का दिल रोहन ने एक बार फिर तोड़ दिया था। वह अपना मन मारकर रोहन जो कह रहा था किए जा रही थी। प्रिशा मैम, आपको रोहन सर ने कॉफी लेकर बुलाया है। एक लड़की प्रिशा से आकर कहती है। पूरे ऑफिस में सभी उसे मैम कहते थे, क्योंकि प्रिशा एक कंपनी का ओनर थी अंडरस्को, तो लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे। प्रिशा ये सुन कॉफी बनाने चली जाती है। कुछ ही देर में प्रिशा रोहन की केबिन के सामने थी। वह डोर नॉक करती हुई पूछती है, मिस्टर धनराजगीर में अंदर आ जाओ। हाँ, रोहन की कठोर आवाज आती है। रोहन की आवाज सुन प्रिशा जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें सामने टिक जाती है। सामने पिया रोहन के बहुत करीब होकर खड़ी थी और रोहन भी उसकी तरफ देखते हुए कुछ समझा रहा था। पिया को यूं रोहन के इतने करीब देख प्रिशा की पकड़ कॉफी के ट्रे पर कस जाती है। वही रोहन प्रिशा के आते ही आंखों के कोने से उसकी रिएक्शन देखता है। उसने जैसे ही देखा प्रिशा पिया को घूर रही है, रोहन एक शातिर मुस्कान के साथ फिर से पिया की तरफ देख और प्यार से उससे बात करने लगता है। उसे इतना तो पता चल गया था कि प्रिशा को जलन हो रही है। इस बार रोहन की हरकत ने प्रिशा की तन बदन में आग लगा दी थी। वह गुस्से में जाकर कॉफी की ट्रे को टेबल पर पटक देती है और फिर मुड़कर वहां से जाने लगती है। रुको, प्रिशा जा ही रही थी कि रोहन उसे आवाज लगाते हुए रोक देता है। रोहन के आवाज सुनते ही प्रिशा बिना मुड़े ही कहती है, मुझे बहुत काम है अभी। ये कहकर वो फिर से जाने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं देता अभी अभी सर ने क्या कहा?
रुकने को कहा मतलब तुम यहाँ रुको, और ये क्या बदतमीजी थी, ऐसे कौन टेबल पर आवाज करता है। इस बार पिया प्रिशा को घूरते हुए कहती है। पिया की बात पर प्रिशा मुड़कर उसे घूर कर देखती है। प्रिशा के आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिख रही थी, जिसे देख पिया एक पल को डर गई, पर अगले ही पल वह प्रिशा को देख बोली, वैसे मुझे ये समझ में नहीं आया तुम अपनी कंपनी छोड़ यहाँ क्या करने आई हो। सोचने दो मुझे को। ये कहकर पिया थोड़ी सोच कहती है, ओ कहीं तुम्हें रोहन सर पसंद तो नहीं आ गया है। अरे इससे पहले तुम ये तो देख लेती कि तुम शादीशुदा हो, और ये भी जान लेती कि रोहन सर को शादीशुदा औरतों में कोई दिलचस्पी है कि नहीं। पिया ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों में आ लगे। थप्पड़ खाते ही पिया का चेहरा एक तरफ झुक गई, पर उसे भी गुस्सा बहुत आई। वह गुस्से में जैसे ही सामने देखती है प्रिशा उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार देती है। इस बार पिया लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाती है। वही रोहन जो कब से प्रिशा को ही देख रहा था, वह देखना चाहता था प्रिशा पिया की बातों की जवाब क्या देती है। क्या वह पिया को बता देगी सच। उसे भी पिया पर गुस्सा आया था भयंकर वाली, पर वह कुछ नहीं करना चाहता था। अगर वह कुछ भी करता तो प्रिशा को लगता उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, जैसे कुछ देर पहले ही हुआ था। रोहन भावनाओं में बहकर सबके सामने वह बोल गया था को जो वह कहना नहीं चाहता था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। पिया गुस्से से एक बार फिर आगे आते हुए प्रिशा पर हाथ उठाने जाती है। तभी प्रिशा फुर्ती दिखाते हुए पिया की हाथ पकड़ उसे पीछे मोड़ देती है, फिर उसकी आंखों में आंखें डाल कहती है, दोबारा कोशिश भी मत करना। और क्या कह रही थी, रोहन में इंटरेस्ट और मुझे को, और क्या हाँ मैं उसे पाना चाहती हूँ को। ये कहकर प्रिशा थोड़ी मुस्कुराने लगती है, फिर एक नज़र पिया को देख उसे छोड़ देती है। फिर रोहन को देख कहती है, मुझे किसी को पाने के लिए को तुम्हारे जैसे घटिया हरकतें करने की जरूरत नहीं होती। जो मेरा है मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। अगर मुझे उसमें इतनी सी भी इंटरेस्ट हुई ना को, तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकती उस तक पहुँचने में। और रही शादीशुदा होने की बात को, मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मेरा पति रोहन धनराजगीर जैसा हार्टलेस तो नहीं है। इतना कहकर प्रिशा केबिन से बाहर चली जाती है। वही रोहन की आंखों में एक अलग सा चमक आ गया था प्रिशा की बात पर। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये लाइन याद कर रोहन के होंठों पर मुस्कान आ गया, लेकिन पल भर में वह मुस्कान गायब भी हो गया। वो अचानक से पिया को घूरने लगा, जो प्रिशा के जाने के बाद डोर को घूर रही थी। रोहन पिया को घूरते हुए सख्त आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह बात करने की। तुम्हें पता भी है वह कौन है, वह को। रोहन गुस्से से बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। फोन की रिंग सुन रोहन फोन उठा लेता है, और फिर दूसरे तरफ की आवाज सुन आगे बिना कुछ कहे केबिन से निकल जाता है। वही पिया एक पल को सुन्न रह गई थी रोहन की गुस्सैल आवाज सुन, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रोहन उस प्रिशा मेहरा की साइड ले रहा था। वह रोहन से प्यार करती थी, और ये प्यार उसका पागलपन और जुनून बन गई थी, जिसका रोहन को एहसास तक नहीं था। रोहन के जाते ही पिया एक सनकी की तरह कहती है, तुम बस मेरे हो को, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। प्रिशा कुछ भी बोले को, उसके आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और ये झूठ नहीं हो सकती। वही दूसरी तरफ प्रिशा गुस्से से अपने केबिन में जा बड़बड़ा रही थी। पिया की हरकतें और बातों ने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया था। CH-117 जेलस इशिका दिन तेजी से बीत रहे थे। रोहन और प्रिशा मुंबई आ गए थे। अब वह दोनों मुंबई से ही अपनी प्रोजेक्ट करने वाले थे। वही ओम और इशिका अब एक दूसरे से बहुत कम बात करने लगे थे, या ये कहे इशिका ओम को कुछ कहने का मौका ही नहीं देती थी, और ओम डेली कोशिश करता रहता था। मैम आज शाम को एक पार्टी है को, आपको वहां जाना होगा। को इम्पोर्टेंट है बहुत जाना, इशिका की असिस्टेंट अंदर आते हुए कहती है। टीना तुम जानती हो ना को, मुझे ऐसी पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इशिका उसे देख मासूम सा शकल बनाकर कहती है। वैसे ये टीना है इशिका की दोस्त जो उसके शादी में भी आई थी। ये उसकी दोस्त के साथ साथ असिस्टेंट भी है, और इशिका की कंपनी में 20% की पार्टनर भी। इशिका की मासूम शकल देख टीना कहती है, ओके मता, वैसे मैंने सुना है ओमकार सर भी जा रहे हैं पार्टी में। ठीक ही है, तू तो ना ही जाएगी और ना ही अपना चेहरा दिखाएगी। वही वह सबको अपना सुंदर सा हैंडसम चेहरा दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इतना कहकर टीना एक आह भरते हुए दोबारा कहती है, हाय कितनी ही लड़कियां मरती है उनके चेहरे पर। वही इशिका के कानों में जैसे ही टीना की बातें गई, वह भी सोचने लगी, वैसे कह तो ये सही रही है, ये लड़का खुद को समझता क्या है। मैं नहीं जाऊंगी और ये जाएगा। ओके, अब मैं भी देखती हूँ कैसे लड़कियां इसे ताड़ते हैं। इतना मन में सोचकर इशिका टीना से कहती है, मैं भी आऊंगी। वही इशिका के मुंह से आऊंगी सुन टीना उछल पड़ती है, तू सच में जाएगी? टीना के इस सवाल पर इशिका उसे घूर कर देखती है, फिर अपना काम करने लगती है। वही ओम के ऑफिस में बॉस मेम पार्टी में आने के लिए मान गई है। निखिल ओम को देख कहता है। ओम जो अपने काम में गुम था ये सुन निखिल को बिना देखे ही कहता है, ओके। निखिल को ओम से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह मन मारते हुए कैबिन से चला जाता है। निखिल के जाने के बाद ओम अपना चेहरा उठाकर डोर को देखते हुए कहता है,
हम अंडरस्को वैसे थैंक यू निखिल, पर मैं ये तुम्हें नहीं कह सकता क्योंकि मुझे ऐसे कहने का आदत नहीं है ना। शाम के वक्त ओमकार और इशिका दोनों ही अपने अपने कार से पार्टी के लिए निकल गए थे। दोनों ऑफिस से डायरेक्ट पार्टी में जा रहे थे। इंदौर के उसी होटल में आज पार्टी थी जहां इशिका की बुरी यादें जुड़ी हुई है। ये बात इशिका को पता नहीं थी। ओम और इशिका की कार एक साथ उस होटल के सामने आ रुकते हैं और इशिका जैसे ही होटल को देखती है शॉक हो जाती है, पर अब वह पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि वहां काफी सारे लोग थे और मीडिया भी, और उनको ये पता लग गया था कि इशिका खन्ना आ गई है। इशिका की लिमिटेड एडिशन कार को सभी पहचानते थे, इसीलिए वो कार रुकते ही सब पहचान गए थे। ओम कार से उतर आया था। ओम को पहले से ही पता था आज इस होटल में पार्टी है, क्योंकि उसने ही कहा था कि पार्टी यही हो। वह चाहता था कि इशिका अपनी यादों से भागे नहीं, उल्टा लड़े उन यादों से। वो इशिका की बुरी यादों की जगह पर अच्छी यादें बनाना चाह रहा था आज। ओम को देखते ही रिपोर्टर्स उसकी फोटो लेने लगते हैं। वही इशिका अभी भी कार में बैठी होटल को देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह बाहर कदम भी रखे। उसके आंखों के सामने वही सब घूम रहे थे। तभी ओम आगे आते हुए इशिका की कार की गेट ओपन कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ओम के ऐसा करते ही मीडिया में हलचल पैदा हो जाती है। सभी के मन में हजारों सवाल आ रहे थे। आखिर क्या रिश्ता है इशिका खन्ना और ओमकार दीवान की? क्यों ओमकार दीवान खुद आगे जा इशिका खन्ना के सामने हाथ बढ़ा रहा था? क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था? वही इशिका जैसे ही अपने सामने एक हाथ देखती है, वो अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखती है। उसकी नजरें सीधे जा ओम की नजरों से टकराती है। वही इशिका को खुद की तरफ देखते देख ओम उसे आंखों से इशारा करता है शांत होकर बाहर आने की, लेकिन इशिका कोई रिएक्ट नहीं करती। ये देख ओम झुककर उसकी हाथों को पकड़ लेता है, तो इशिका होश में आ जाती है और झटके से ओम की हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये देख ओम की आंखों कठोर हो जाती है। वही मीडिया सब रिकॉर्ड कर रही थी। ओम और इशिका की हर एक मूव को मीडिया अपने कैमरा में कैद कर रही थी। 118 इशिका ओमकार रोहन प्रेशर। ओमकार का दिमाग घूम गया था जैसे ही इशिका ने उसकी हाथों को झटका। उसकी शांत आंखें कठोर हो गई थी। वही इशिका एक नज़र ओम को देख कार से बाहर निकल आई और बिना कुछ कहे अंदर जाने लगी। इशिका के बाहर आते ही वहां सभी उसकी फोटोज लेने लग जाते हैं, लेकिन उसकी चेहरा देखना किसी के बस की नहीं थी, क्योंकि आज भी उसके मास्क लगा रखा था। रिपोर्टर्स लगातार फोटोज ले रहे थे। वहां ओमकार के ऊपर लोग काफ़ी बातें भी बनाने लगे थे, जो कि ओमकार को साफ सुनाई दे रहा था, पर वह अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। दोनों ही अब अंदर आ चुके थे। इशिका का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी खूबसूरती बिना चेहरा देखे भी लोग महसूस कर पा रहे थे। उसने आज एक ब्लू कलर की लॉन्ग गाउन पहना था। वही ओमकार जैसे ही अंदर आता है सभी लड़कियां आहें भरने लगती है। ब्लू सूट में ओमकार बहुत ही हॉट एंड डैशिंग लग रहा था। उसकी वह नीली नीली आंखें जो हर लड़की को दीवाना बना देता था। हमेशा की तरह कोल्ड चेहरा, जेल से सेट किया हुआ बाल, ब्रांडेड शू, लिमिटेड एडिशन वॉच, चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी उसकी। यहाँ किसी को भी पता नहीं था ओमकार और इशिका की शादी के बारे में। ओमकार ने आज सोचा था ये अनाउंस करेगा कि इशिका उसकी बीवी है, लेकिन इशिका की बिहेवियर ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। वही इशिका ओम से बहुत गुस्सा थी। उसे पता था ये सब ओम ने जानबूझकर किया है। उसे रह रहकर सभी बातें याद आ रही थी। हेलो मिस इशिका, आदित्य थापर इस पार्टी की ऑर्गेनाइजर इशिका के सामने आ अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है। वही इशिका उसके हाथ को इग्नोर कर नॉर्मली कहती है, हेलो मिस्टर थापर। आदित्य को पता था वो इग्नोर होने वाला है, फिर भी उसने एक कोशिश की थी। पूरे पार्टी हॉल में खबर आग की तरह फैल गई थी कि टॉप बिजनेस वुमन इशिका खन्ना ने अंडरस्को पार्टी के एंट्रेंस पर ही बिजनेस किंग ओमकार दीवान को इग्नोर मार दिया था। आदित्य कुछ और कहता उससे पहले ही इशिका वहां से चली जाती है। ओमकार की नजरें पार्टी में आने के बाद से ही उस पर टिकी हुई थी। वह बिजनेसमैन से बात करते हुए इशिका पर ही नजरें गड़ाए था। उसने कुछ प्लान्स बनाए थे आज इशिका के लिए अंडरस्को, जो वो कुछ देर में ही स्टार्ट करने वाला था। वही कुणाल जो कि जेल से छूट गया था, वह भी बेगुनाह साबित होकर उसके वकील ने प्रूफ कर दिया था कि ये एक ट्रैप था। कुणाल को इस पार्टी के बारे में पता चल गया था और ये भी कि यहाँ ओमकार दीवान और इशिका खन्ना आने वाला है। उसके लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं थी। उसको पता था आज यहाँ वो कुछ धमाल कर सकता है। वही मुंबई में अंडरस्को रोहन ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहा था कि उसकी नजरें प्रिशा पर जा रुकी। प्रिशा अपने केबिन में बैठे बहुत सीरियस होकर काम कर रही थी। वह काम करते हुए 1000 बार अपने घड़ी को देख रही थी, जैसे उसको जल्दी से काम खत्म कर कहीं जाना है। ये देख रोहन की आंखें छोटी हो गई। वह ये देख सीधा अपने केबिन में गया और फाइल्स ले आकर प्रिशा की डेस्क में पटकते हुए बोला, ये सब कंप्लीट कर ही घर जाना। इतना कहकर वह बिना प्रिशा की बात सुने ही वहां से चला गया। वही प्रिशा एक बार फाइल्स को देखी, फिर जाते हुए रोहन को। उसके बाद वह मुंह बनाते हुए फिर से काम में लग गई। वही रोहन अब ऑफिस से निकलकर सीधा वहां से एक पब में चला गया। टीना जो कि रोहन पर कब से नजरें बनाकर बैठी थी,
वह रोहन के पीछे पीछे पब में घुस गई। रोहन पब में जाकर बार काउंटर पर जा धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था और टीना उसके थोड़ी ही दूर बैठी रोहन को नशे में धुत होते हुए देख रही थी। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए थे। रोहन के फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, पर रोहन उस कॉल को देखते हुए बार बार इग्नोर कर रहा था। दूर बैठी टीना ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। दूसरी तरफ अंडरस्को प्रिशा, जो कि अपने काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकल रही थी, तभी उसे एहसास हुआ बहुत रात हो चुकी है और सभी जा चुके हैं। ये देख वो एक लंबी सांस लेकर नीचे जाने लगी। चारों तरफ सुनसान सा था अंडरस्को और लाइट्स भी ऑफ थे। उसे थोड़ी थोड़ी घबराहट तो हो रही थी अंडरस्को, लेकिन फिर भी वह हिम्मत कर नीचे आ गई। पर जैसे ही उसने मैन डोर खोलने की कोशिश की तो डोर बंद था। ये देख प्रिशा बहुत बार डोर को खटखटाई, पर कोई आवाज नहीं आया। शायद वॉचमैन को लगा सभी चले गए हैं अंडरस्को और उन्होंने डोर बंद कर दी। अब मैं कैसे निकलूं? प्रिशा डोर को पकड़कर खुद से ही कहती है। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना रोहन को कॉल कर लूं। ये दिमाग में आते ही उसने रोहन को कॉल किया, पर एक बार अंडरस्को, 2 बार अंडरस्को, अब 10 बार प्रिशा ने उसको कॉल कर लिया था, पर रोहन ने उसके एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। प्रिशा उसे कॉल किए जा रही थी, तभी अचानक से पूरे ऑफिस का पावर कट हो गया। CH-119 एकदा अब आगे। जैसे ही पूरे ऑफिस की पावर कट हो जाती है, प्रिशा डर के मारे डोर को कसकर थाम लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, कोई है बाहर? सिक्योरिटी अंकल प्लीज हेल्प, मैं अंदर फंस गई हूँ। प्रिशा की पूरी चेहरा पसीने से भीग चुकी थी। इतने में ही उसे अंधेरे से बचपन से डर लगती थी। बाहर से कोई आवाज ना आते देख प्रिशा दोबारा चिल्लाती है, कोई है क्या बाहर? अगर मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज डोर को खोलिए ना अंकल। इस बार भी बाहर से कोई आवाज नहीं आती। ये देख प्रिशा दोबारा अपने फोन को ऑन कर रोहन को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर इस बार तो शायद नेटवर्क भी उसके साथ नहीं था। रोहन को कॉल लगाते ही नो नेटवर्क प्रिशा की फोन स्क्रीन पर आने लगा। ओ शिट, अब मैं क्या करूं? अब तो कॉल भी नहीं जा रही है। अपने फोन ने नेटवर्क ना देख प्रिशा घबराते हुए खुद से ही कहती है। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। एक रोहन ही उसकी भरोसा थी, पर उसने रोहन को कम से कम 20 कॉल्स किए थे। रोहन ने एक का भी जवाब नहीं दिया था। वह मुंबई में सिवाय रोहन के किसी को नहीं जानती थी, इसीलिए वह रोहन को ही कॉल्स कर रही थी। डर के मारे प्रिशा के दिमाग से ये भी निकल गया था अंडरस्को कि उसका खुद का भी बॉडीगार्ड्स है। वही वीडियो कॉल पर पिया, जो कब से प्रिशा की चीखें सुन खुश हुए जा रही थी, वह फोन से ही ऑफिस की मैन डोर को देखते हुए मन में ही कहती है, आज यहाँ पड़ी रहो पूरी रात, तब जाकर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। बहुत शौक है ना तुम्हें शादीशुदा होने के बाद भी मेरे रोहन को अपने पीछे घुमाने का, अब भुगतो। अब मैं भी देखती हूँ इतनी रात को तुम्हें यहाँ कौन बचाने आता है। तुम वहाँ बंद होकर घुट घुट कर पूरी रात काटो और मैं यहाँ अपने रोहन के साथ मजे करूंगी। ये कहकर पिया एक नज़र अपने सामने बैठा रोहन को देखती है, लेकिन ये क्या था, रोहन सामने है ही नहीं। रोहन को अपने सामने ना देख पिया जल्दी से फोन में देखकर अपने आदमी से कहती है, तुम वहां से चले जाओ वरना किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर वह कॉल कर देती है और फिर इधर उधर रोहन को ढूंढने लगती है। दरअसल पिया ने अपने आदमियों से कहकर प्रिशा को ऑफिस में ही बंद करवा दिया था और सिक्योरिटी गार्ड्स को खाने में नशे की दवा मिलाकर पिला दी थी और पावर कट भी उसने ही करवाया था। कुछ देर रोहन को ढूंढने के बाद जब रोहन कहीं नहीं मिलता, पिया बार काउंटर पर आ एक ड्रिंक लेकर पीते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम चले गए तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। अब बस मुझे उस प्रिशा का डरा हुआ चेहरा देखना है कल सुबह। ये कहकर वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए सनक भरी आवाज में कहती है, ऑफ कोर्स जिंदा रही तो। वही रोहन जो नशे में धुत घर पहुंच गया था, वह सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे कुछ याद आती है और वह अपने रूम में ना जाकर प्रिशा के रूम में चला जाता है, पर उसे वहां प्रिशा कहीं नहीं दिखती। प्रिशा को ना देख रोहन बाहर आ एक मेड से पूछता है, प्रिशा कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर ही पता लग रहा था उसने किस हद तक शराब पी रखा है। सर मेम तो घर नहीं आई अभी तक, वह मेड रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहती है। मेड की बात सुनकर रोहन फिर से पीछे मुड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आते हैं, प्रिशा ने 20 कॉल्स किए थे अंडरस्को और वह घर नहीं आई। ये दोनों बातें आपस में जैसे ही उलझते हैं, रोहन के दिमाग में एक ही बात क्लिक होती है, क्या प्रिशा किसी मुसीबत में है? बस इतना सोचना था, उसका सारा नशा उतर जाता है। वह लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और जल्दी से कार ओपन कर ड्राइव करते हुए प्रिशा को फोन लगता है, पर प्रिशा का फोन नहीं लगता। ये देख रोहन का दिमाग घूम जाता है। अब उसे समझ आ रहा था प्रिशा क्यों बार बार उसे कॉल कर रही थी। उसे लगा शायद वह उसे घर बुलाने के लिए कॉल कर रही है, इसीलिए वह कॉल को इग्नोर कर रहा था, पर यहाँ तो प्रिशा शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी। रोहन जल्दी से ड्राइव करते हुए ही प्रिशा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद उसे प्रिशा की फ़ोन का लास्ट लोकेशन 1 घंटे पहले अपने ही ऑफिस का दिखता है। ये देख रोहन को थोड़ी हैरानी होती है। ऑफिस, वह मन में ही सोचता है, फिर बिना कुछ और सोचे जल्दी जल्दी अपनी कार ऑफिस की तरफ ले जाता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था इस टाइम। वही ऑफिस में अंडरस्को प्रिशा के फ़ोन की बैटरी अब तक डेथ हो चुकी थी।
वह बहुत मुश्किल से खुद को दिलासा देते हुए टॉर्च जलाकर डोर के करीब ही बैठी थी, पर जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसकी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। वह अब डोर के पास से उठकर अंधेरे में ही इधर उधर देखने लगी। उसे कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा, शायद यहाँ कोई है। ये महसूस कर वह डर के मारे पीछे सड़कने लगी। ऐसा करते करते वह फिर से ऑफिस के अंदर आ गई थी। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई और ये आवाज़ आते ही प्रिशा डर कर चिल्लाते हुए अंदर की तरफ दौड़ते हुए चली गई। वही 1 घंटे की रास्ते को आधे घंटे में खत्म कर रोहन ऑफिस आ गया था, पर ऑफिस आते ही उसने देखा ऑफिस की मेन गेट बाहर से लॉक है। ये देख रोहन सोच में पड़ गया। CH-120 बेचैन दिल रोहन ऑफिस के सामने खड़ा फिर से प्रिशा की लोकेशन देखता है। उसे अंडस को यही उसकी लास्ट लोकेशन दिखती है। फिर रोहन को लगता है शायद यहाँ से निकलने के बाद प्रिशा ने उसे कॉल किया था। ये सोच वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नज़र सिक्योरिटी गार्ड की चेयर पर जाती है अंडस को, जहाँ कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड को अपने जगह ना देख रोहन को शक होता है। वह तुरंत गार्ड को ढूंढने लगता है। उसे कोई आसपास नज़र तक नहीं आता। गार्ड के ना मिलने पर उसका शक बढ़ता ही जाता है। रोहन दोबारा अपना फ़ोन निकालकर प्रिशा की कॉल की लास्ट टाइम चेक करता है। लास्ट टाइम देखने के बाद वह प्रिशा की लोकेशन की लास्ट टाइम देखता है। दोनों टाइम देखते ही रोहन की आंखें कठोर हो जाता है। कॉल करने के 10 मिनट बाद भी प्रिशा यही थी अंडस को, इसका मतलब वह यही कही है। रोहन खुद से ही कहता हुआ प्रिशा को आवाज़ लगाने लगता है, प्रिशा प्रिशा, कहाँ हो प्रिशा। बहुत बार बुलाने के बाद भी प्रिशा की कोई आवाज़ नहीं आती। तभी रोहन एक नज़र ऑफिस की गेट को देखता है जो बाहर से लॉक था। ये देख रोहन गेट के सामने चला जाता है। न जाने क्यों उसका दिल बहुत जोरों से धड़क उठता है। वह जल्दी से अपने जेब से मास्टर की निकालकर डोर को ओपन करता है, लेकिन ओपन करते ही उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा देख रोहन जल्दी से फ़ोन का फ्लश ऑन कर लेता है और अपने गार्ड्स को कॉल कर कहता है जल्दी से आकर ऑफिस का मैन लाइन चेक करने को। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। रोहन धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देख रहा था। वो ऑफिस का एक भी कोना नहीं छोड़ना चाह रहा था। कुछ देर में ही रोहन ने पूरी ऑफिस ढूंढ लिया था, पर प्रिशा का नामो निशान नहीं थी। प्रिशा के ना मिलने पर रोहन बेचैन हो जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। याद आते ही वह दौड़ते हुए अपने केबिन की तरफ जाता है। केबिन पर पहुंचते ही सामने का नज़ारा देख रोहन के कदम डर से डगमगा जाते हैं। रोहन के फ़ोन की फ्लैशलाइट सीधा प्रिशा की चेहरे पर पड़ रही थी। प्रिशा एक नाइफ हाथ में लिए खड़ी थी। रोहन जैसे ही केबिन में जाता है वह चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम? देखो मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अंडस को। ये बोल प्रिशा उस नाइफ को अपने गर्दन पर रख लेती है। उसे ऐसे डरे समय हुए देख रोहन के दिल में एक टिस सी उठती है। वह प्रिशा की तरफ जाने से भी डर रहा था, क्योंकि प्रिशा कुछ भी कर सकती थी। वह इस वक्त बहुत डरी हुई थी। प्रिशा देखो मैं हूँ रोहन। रोहन दूर से ही प्रिशा को समझाते हुए कहता है, पर प्रिशा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो एक ही बात बोले जा रही थी, मैं खुद को कुछ कर लूंगी, मेरे पास मत आना। प्रिशा, मैं हूँ अंडस को, देखो मुझे। रोहन फिर से उसे समझाते हुए कहता है और थोड़ा सा उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह डरकर कदम पीछे कर लेता है। देखो मैं कह रही मैं खुद की जान ले लूंगी, तुम दूर हो जाओ मुझसे अंडस को, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में खुद की जान ले लूंगी, प्रिशा नाइफ को अपने गर्दन से सटाते हुए चिल्लाकर कहती है। ये देख रोहन डरते हुए अपना कदम पीछे लेकर कहता है, प्रिशा अंडस को देखो मैं हूँ रोहन, तुम मुझे नहीं पहचान रही, मैं क्यों तुम्हें हार्म करूंगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज़ चाकू नीचे फेंक दो और मेरे पास आओ। रोहन के इतना कुछ कहने का भी प्रिशा पर कोई असर नहीं हुआ। वह डर के मारे कुछ सुन ही नहीं रही थी। शायद डर कर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रोहन को अब समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तभी प्रिशा उसे देख फिर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, अंडस को दूर हो जाओ यहाँ से, अंडस को चले जाओ। प्रिशा के ये कहते ही रोहन को लगा अभी कुछ और सोचना होगा। प्रिशा का दिल और दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने सोचा अभी के लिए कैसे भी प्रिशा का माइंड डाइवर्ट करके उसे मैन गेट की तरफ ले जाते हैं। ये सोचकर वो फ़ोन को अपने कान में लगाते हुए कहता है, हाँ मैन गेट खुला हुआ है, अंडस को ओके तुम लोग वही रहो, मैं आ रहा हूँ। मैन गेट खुला है ये सुनते ही प्रिशा की डरी हुई आंखों में चमक आ गई, पर वह कैसे जाए ये समझ नहीं आ रही थी उसको। तभी रोहन उसके तरफ एक कदम बढ़ाता है। ये देख प्रिशा 2 कदम पीछे हो जाती है, लेकिन रोहन ऐसे करते हुए उसे गोल घुमा देता है। अब प्रिशा गेट के साइड पर थी और रोहन ऑफिस के अंदर। अब रोहन फिर से प्रिशा की तरफ बढ़ने लगता है, ऐसे ही प्रिशा भी पीछे होने लगती है। ऐसे करते हुए रोहन प्रिशा को लगभग गेट के पास ले आया था। वही प्रिशा अब भी नाइफ अपने गर्दन में लगाए वही बात दोहराई जा रही थी। प्रिशा गेट तक सेफ पहुंचती कि तभी एक जोरदार आवाज हुआ, जिससे प्रिशा बुरी तरह डर गई और वह डर के मारे नाइफ को लेकर अपने गर्दन को काटने ही वाली थी कि रोहन जोर से चिल्लाता है, प्रिशा नहीं। और तभी ऑफिस की सारी लाइट आ जाती है। लाइट आते ही प्रिशा की नज़र सीधे रोहन के चेहरे पर जा रुकती है। रोहन को अपने सामने देख वह जल्दी से नाइफ को छोड़ दौड़ते हुए उसके सीने से जा लगती है। वही रोहन भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है।
एक पल को उसे ऐसा लगा अभी उससे उसकी जिंदगी दूर हो जाएगी, जैसे प्रिशा खुद की नहीं उसकी गर्दन काटने वाली थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अचानक रोहन को कुछ महसूस हुआ। वह अपनी नज़रें झुकाकर जैसे ही प्रिशा को देखता है तो पाता है प्रिशा उसकी बाहों में झूल रही थी। वह बेहोश हो चुकी थी। क्या होगा आगे? क्या रोहन पता लगा लेगा ये सब किसने किया है?